तो हमारा टॉपिक शुरू करते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज़ ऑल अबाउट काउंटिंग करनी सीखेंगे हम बस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, और कुछ नहीं है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे पहली चीज़ है जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल। ये आपको समझ में आ गया तो आपको बिना फार्मूलाज के भी किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो आपको समझ में आएगा। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल पहले तो ये देखते हैं बाय डेफिनेशन है क्या। एडिशन रूल बोलता है इफ़ टास्क ए कैन बी डन इन m ways and b can be done in n ways, then they cannot occur together, then there are m plus n ways। अब ठीक है, डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, मैं आपको इसको इजी वे में समझाता हूँ। एडिशन रूल तब लगेगा जब आप नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट कर रहे हैं और ईच नंबर ऑफ वे इंडिपेंडेंटली काम को पूरा कर दें। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है कि ईच इंडिपेंडेंट वे जो है वो काम को पूरा नहीं कर रहा, वो बस एक मध्यांतर है बीच में, तब आप मल्टीप्लिकेशन रूल लगाओगे। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है? अ परफॉर्मिंग बोथ टास्क इन सीक्वेंस। वही चीज़ की जैसे ए और बी मान लो दो टास्क हैं, ए और बी जो दो टास्क हैं वो एक्चुअल में आपके एक बड़े टास्क का दो अलग अलग हिस्सा हैं। ठीक है, ए और बी इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं, पर ए और बी का एक साथ होना ही पूरे काम को के होने को तय करेगा, तब हम मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे। अगर ये भी समझ नहीं आया तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल में क्या डिफरेंस है उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, somebody is calling। ओके, चलिए, तो मान लीजिए आपके पास इस तरह की सिचुएशन है, आपने शहर ए से सी तक जाना है और बीच में आपने बी से होते हुए जाना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ए से बी तक जाने के तीन तरीके हैं, आप ट्रेन से जा सकते हो, आप बस से जा सकते हो, फ्लाइट से जा सकते हो। बी से सी तक जाने के मान लीजिए दो ही तरीके हैं, या तो आप ट्रेन से जा सकते हो या फ्लाइट से जा सकते हो। ठीक है, अब ए से बी तक जाना भी अपने आप में एक टास्क है और बी से सी तक जाना भी अपने आप में टास्क है, पर हमारा एक्चुअल टास्क क्या है? हमारा एक्चुअल टास्क है हमने ए से सी तक पहुंचना है। तो अगर मैं आपसे सिर्फ इतना सा पूछूं कि ए से बी तक जाने के कितने तरीके हैं आपके पास, नंबर ऑफ वेज टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, तो आप इजीली काउंट करके बता दोगे 1 + 1 + 1। ठीक है, एक तरीका ट्रेन का, एक तरीका बस का, एक तरीका फ्लाइट का, तो टोटल आप बता दोगे 3 वेज। तब देखिए यहाँ पे आपने एडिशन रूल अप्लाई किया। एडिशन रूल अप्लाई किया क्योंकि ट्रेन में जाओ, चाहे बस में जाओ, चाहे फ्लाइट में जाओ, इंडिपेंडेंटली जिस टास्क की हम बात कर रहे हैं वो पूरा तो होगा। तो एक तरीका ये, एक तरीका ये, एक तरीका ये, 1 + 1 + 1, मैंने 3 वेज बता दिए। उसी तरह मैं आपसे पूछूं अगर बी से सी तक जाना है तो आपके पास कितने वेज हैं? 2 वेज। ठीक है, अगर इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करना, आप ट्रेन के भी दो तरीके मान लो कि ट्रेन से भी जाने के दो तरीके, एक्सप्रेस ट्रेन में जा सकते हो, आप सुपर फास्ट ट्रेन में जा सकते हो। तो उस केस में कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ वेज 4 हो जाएंगे। एवरी वे को आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। ठीक है, सुपर फास्ट ट्रेन में जा सकते हो, एक्सप्रेस ट्रेन में जा सकते हो, बस में जा सकते हो, फ्लाइट में जा सकते हो, काइंड ऑफ। ठीक है, वो 4 वेज हो जाएंगे। तो ये है आपका एडिशन का सेंस। कब आपने एडिशन लगाना है? जब आपका हर वे से इंडिपेंडेंटली काम कंप्लीट हो रहा है। पर अगर मैं बिगर पिक्चर में देखूं, बिगर पिक्चर में हमारा काम क्या है? ए से सी तक पहुंचना। तो क्या ए से सी तक पहुंचने में अगर मैं इन 3 वेज को या इन 2 वेज को देखूं, इंडिपेंडेंटली काम तो नहीं हो रहा। ठीक है, अब सीक्वेंस में होगा, पहले मुझे ए से बी तक जाना पड़ेगा, उसके लिए मैंने 3 वेज निकाल दिए। अगला सीक्वेंस क्या है? बी टू सी जाना, उसके 2 वेज है। अब यहाँ पे मैं एडिशन नहीं करूँगा। अगर आपसे बोल दूँ टोटल वेज क्या है, टोटल वेज क्या है, तब आप यहाँ पे 3 + 2 नहीं करोगे, आप करोगे 3 × 2। क्यों? क्योंकि ये दोनों सीक्वेंस में हो रहे हैं। ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली अपना हो रहा है और इंडिपेंडेंटली अपना हो रहा है, पर ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, कैसे डिपेंडेंट है? जैसे ट्रेन के बाद मेरे पास बंदिश नहीं है कि मैंने ट्रेन ही सिलेक्ट करना है, मैं ट्रेन के साथ अगला मैं ट्रेन और फ्लाइट कुछ सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं पहला बस से ट्रैवल कर लेता हूँ, उसके बाद अगेन मेरे पास 2 इंडिपेंडेंट ऑप्शंस होगी, ट्रेन या फ्लाइट। मतलब हर एक वे, यहाँ पे जो मैंने पहले 3 वेज निकाले हैं, ये इसमें हर एक वे पे मेरे पास
क्या है, दो अपने इंडिपेंडेंट वेज है टू सेलेक्ट द टू डू द नेक्स्ट टास्क। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मेथड लगेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे आप इस तरह से याद रख सकते हो कि जब इंडिपेंडेंटली काम हो रहा हो, काम पूरा हो रहा, तब आपने एडिशन रूल लगा देना है। पर जब काम पूरा नहीं हो रहा, तो आपके पास जैसे अलग अलग सीक्वेंस बन गए काम करने के, ये एक काम करने का सीक्वेंस है, ये एक काम करने का सीक्वेंस है, उस केस में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ वेज को। ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन रूल को समझने का तरीका अगर समझ में आ गया बहुत बढ़िया, पर जब आप इसको क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी और बढ़ेगी। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इसके लिए। जैसे आपके पास ये एक एग्जांपल है, इन ए कैफ़े देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कॉफ़ी एंड 2 टाइप्स ऑफ टी, इन हाउ मेनी वेज ड्रिंक कैन बी ऑर्डर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन लिख लेते हैं, 1 ड्रिंक, हमने एक ही ड्रिंक ऑर्डर करनी है। आपके पास कॉफ़ी है, टी है, 5 तरह की कॉफ़ी है, 2 तरह की चाय है, टी है, तो कितने तरीके में आप ड्रिंक ऑर्डर कर सकते हो? ऑब्वियसली 5 + 2 7 ही तो वेज है ना, इसमें और कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि काम क्या है, काम है कॉफ़ी ऑर्डर करना या टी ऑर्डर करना, मतलब ड्रिंक ऑर्डर करना। तो चाहे मैं कॉफ़ी ऑर्डर करूँ, टी ऑर्डर करूँ, ठीक है ना, कॉफ़ी ऑर्डर कर दूँ चाहे टी ऑर्डर कर दूँ, अपने आप में तो काम कंप्लीट हो ही जाएगा। तो 7 वेज, इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं लगेगा, 5 × 2 नहीं ना कर सकता, 10 वेज नहीं बनेंगे, यहाँ पे 7 वेज बनेंगे। सिंपल सा लॉजिक था। ठीक है, इसको समझने के लिए, एडिशन रूल को समझने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज अ टेस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड इन इफ ईच क्वेश्चन हैज़ ट्रू और फॉल्स एज आंसर्स। इसमें 2 केस बनते हैं। एक तो केस है अगर हमने आंसर ईच क्वेश्चन, ये कंडीशन है कि हमें हर क्वेश्चन को आंसर करना ही करना है, हम छोड़ नहीं सकते। और दूसरी सिचुएशन है कैन स्किप अ क्वेश्चन। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना, कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। पहली कंडीशन है कि हमें आंसर करना ही करना है हर क्वेश्चन का, और दूसरी है कि हम किसी क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। जब मैं ये बात करता हूँ टू आंसर ईच क्वेश्चन कि हम छोड़ नहीं सकते, तो हमारे पास हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमारे पास 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये हमारे पास 5 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, इधर ट्रू और फॉल्स, या ट्रू लिख सकते हैं या फॉल्स लिख सकते हैं, मतलब 2 तरीके हैं। क्वेश्चन 2 को भी उसी तरह आंसर करने के 2 तरीके हैं, 3 को भी, 4 को भी और 5 को भी। अब मेरे को यहाँ से बड़ी ध्यान से सोच के बताना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा या एडिशन रूल लगेगा। क्या मैंने अगर क्वेश्चन 1 को आंसर कर दिया और क्वेश्चन 2nd, 3rd, 4th, 5th को पढ़ा ही नहीं, छोड़ दिया, मतलब उसका मैंने सोचा ही नहीं क्या काम कंप्लीट हो रहा है इंडिपेंडेंटली? नहीं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, क्योंकि एक सीक्वेंस में हो रहे हैं ये जो कार्य हो रहे हैं। पहला काम है क्वेश्चन 1 को आंसर करना, 2 तरीके, दूसरा काम है क्वेश्चन 2 को, तीसरा काम है क्वेश्चन 3 को, क्वेश्चन 4 को, क्वेश्चन 5 को। पर क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव है, मतलब डिपेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्वेश्चन 2 का आंसर करना क्वेश्चन 1 में मैं क्या आंसर कर रहा हूँ उस पर चाहे डिपेंड नहीं कर रहा, पर नंबर ऑफ वेज उसके हिसाब से चेंज हो जाएंगे। अगर मैं आपको ये फिक्स कर दूं कि क्वेश्चन 1 ने आपको ट्रू ही मार्क करना है, क्वेश्चन 1 को आपने ट्रू ही मार्क करना है, तो क्वेश्चन 2 के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस है, इधर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन बने, क्वेश्चन 1 ट्रू, क्वेश्चन 2 ट्रू, ट्रू, क्वेश्चन 1 ट्रू, क्वेश्चन 2 फॉल्स। पर अगर मैं इंडिपेंडेंस यहाँ पे दे दूँ कि आप क्वेश्चन 1 को फॉल्स भी मार्क कर सकते हो, तो अगेन अगर क्वेश्चन 1 को आप फॉल्स मार्क करते हो, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, तो कितने तरीके बन गए, 1, 2, 3, 4। एक तरीका इसको इस तरह से भी समझने का, जब अगर आप एडिशन या मल्टीप्लिकेशन रूल में कंफ्यूज होते हो। ठीक है, तो चलिए अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं, कैन स्किप अ क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, कंडीशन बिल्कुल वही है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। पर यहाँ पे हमारे पास एक वे बढ़ जाएगा आंसर करने का। जैसे यहाँ पे तो सिर्फ ट्रू और फॉल्स था, यहाँ पे ट्रू, फॉल्स या फिर अनआंसर्ड, हम इसको अनआंसर्ड भी छोड़ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 थी नंबर ऑफ ऑप्शंस हमारे पास क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, 2 वेज थे किसी एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, इधर बन जाएंगे 3। तो हर जो क्वेश्चन है वो 3 तरीके से आंसर हो सकता है,
दो तरीके से आंसर हो सकता है और एक तरीका आंसर को स्किप करने का। तो यहाँ पे बन जाएगा 3 × 3 × 3 × 3। तो ये बन गया 2⁵5, ये बन गया 3⁵5। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। समझ में आया होगा। आप जैसे जैसे इस सेशन को आगे और इस सेशन के जो आने वाले, इस सेशन के आने वाले पार्ट्स है उसको पढ़ते जाएंगे तो और क्लैरिटी बनती जाएगी आपकी। अभी जस्ट अंडरस्टैंडिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स इन वर्ड कैट कैन बी अरेंज्ड। अब इसमें भी देखिए दो कंडीशंस बनती हैं, रिपीट एंड नॉन रिपीट। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक वर्ड है कैट, इसमें कितने लेटर हैं? 3 लेटर हैं, ठीक है, 3 लेटर है। हमने इन 3 लेटर्स को अरेंज करना है। अब इस क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन में बेसिकली मीनिंग की बात नहीं होती, ठीक है, मीनिंग की हम बात नहीं करेंगे। मीनिंगफुल और नॉन मीनिंगफुल कितने वर्ड बन सकते हैं। अब देखिए अगर इसको मैं अरेंज करना शुरू कर दूं, कैट को, कैट हो गया, CTA हो गया, कटा, CTA हो गया। देन अगर मैं ए आगे ले आऊँ, ACT, ATC, उसके बाद अगर मैं T आगे ले आऊँ, TAC, TCA, ठीक है। कुछ इस तरह से मैं अरेंजमेंट्स बना सकता हूँ। अब क्योंकि ये सिर्फ 3 ही लेटर्स का वर्ड है तो मेरे लिए इस तरह से इसको ऑब्जर्व करना ईजी है, पर क्या प्रैक्टिकल है ये नहीं। अब हो सकता है 10 वर्ड्स अरेंज करने पड़, 10 लेटर्स अरेंज करने पड़ जाए, आपको 15 लेटर्स अरेंज करने पड़ जाए, तो उस केस में आप इस तरह से अरेंजमेंट्स बना के नहीं देखोगे। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैट, CTA, ACT जो मैंने लिखा है, हमारे पास कितने लेटर का वर्ड है? 3। तो 3 स्पेसिस है हमारे पास। नॉन रिपीट है, मतलब कि अगर मैंने एक बार एक लेटर यूज़ कर लिया, ये जो केस है हमारा नॉन रिपीट वाला, एक बार अगर मैंने किसी भी वर्ड को बनाने के लिए एक लेटर यूज़ कर लिया तो उसको मैं दोबारा यूज़ नहीं करूँगा। मतलब C ये नहीं बनाऊँगा मैं, ठीक है, इस तरह का लेटर नहीं बनाऊँगा, वर्ड नहीं बनाऊँगा मैं। तो नॉन रिपीट का ये मतलब है। ओके, तो जब मैं देख रहा हूँ पहली मेरी जो मेरे वर्ड का पहला लेटर है, उसके लिए मेरे पास कितनी ऑप्शंस है? मैं C सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं A सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं T सिलेक्ट कर सकता हूँ, तीनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो 3 मैंने सिलेक्ट कर लिए। क्योंकि ये नॉन रिपीट है, तीनों में से मैंने कोई ना कोई एक सिलेक्ट कर लिया होगा, इधर C, A, T कुछ भी सिलेक्ट कर लिया होगा। मान लीजिए मैंने C सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए, तो अगली जो मेरे पास प्लेस है वहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास कितने लेटर्स बचे? मेरे पास बचे सिर्फ 2, क्योंकि नॉन रिपीट है तो 2 ही बचेंगे। उसी तरह तीसरी के लिए मेरे पास, जैसे मैंने इसमें से एक सिलेक्ट कर लिया तो अगला बचेगा, उसके लिए अगले वाले के लिए, लास्ट वाले के लिए मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगी। तो अब यहाँ पे हमारा आता है कि हमने मल्टीप्लिकेशन लगाना है कि एडिशन लगाना है। हम यहाँ लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि इस प्लेस को फिल करने के बाद मेरा काम पूरा नहीं हुआ, मेरा को अगली भी प्लेसेस फिल करनी है काम को पूरा करने के लिए, तो वहाँ से मेरी मल्टीप्लिकेशन वाली सेंस बनती है, ठीक है, क्योंकि ये सीक्वेंस में होगा, पहले इसको भरा, फिर अगले को भरा और फिर अगले को भरा, काम को कंप्लीट करने के लिए। दिस इज हाउ द सीक्वेंस इज वर्किंग। ओके, तो 3 × 2 × 1 हो गया 6 नंबर ऑफ वेज है, ठीक है, 6 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे कैट को रीअरेंज करने के लिए। अब यहाँ पे भी आप काउंट कर लो, 6 ही बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये तो था नॉन रिपीट। अगर रिपीट वाला हमारे पास केस होगा तो वही है कैट। अगर रिपीट वाला केस है तो हमारे पास पहले तो 3 अवेलेबल हैं ही हैं, ठीक है, पहले के लिए CAT कुछ भी मैं उठा सकता हूँ, क्योंकि इसको मैं रिपीट कर सकता हूँ तो अगले के लिए भी 3 और उसके अगले के लिए भी 3, क्योंकि कोई बंदिश नहीं है कि मैंने अगर एक बार C यूज़ कर लिया तो नेक्स्ट स्पेस में, अगली वाली स्पेस में मैं C नहीं यूज़ कर सकता, मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे केस में 3 × 3 × 3 मतलब 3⁵3 मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन रूल होगा, ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सिर्फ इसको फिल करने पे मेरे को काम पूरा नहीं दिख रहा, ठीक है। एक तरीके कोई ये जो काम है ना पूरा नहीं हो रहा, सीक्वेंस में हो रहा है, अगला स्टेप भी ज़रूरी है उसके लिए, तो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू। जस्ट मैंने आपको ये जो एग्जांपल्स दी हैं ताकि आप एक मल्टीप्लिकेशन और एडिशन रूल का डिफरेंस समझ पाओ। अब हो सकता है कि आपको यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन रही हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना आपको यहाँ तक समझ में आया बहुत बढ़िया। आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे, टाइप्स करते जाएंगे, तब और क्लैरिटी आपकी बनती जाएगी कि इस क्वेश्चन को पढ़ के देख के आपको समझ में आएगा कि किस क्वेश्चन में हमारा एडिशन रूल लगने वाला है।
चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, बड़ी अच्छी एग्जांपल है हैंड शेक्स वाली। मान लीजिए किसी रूम में 8 लोग हैं, तो सिचुएशन है कि हर किसी ने एक दूसरे के साथ हैंड शेक करना है। तो हमने देखना कि नंबर ऑफ हैंड शेक्स कितने बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि आपको बता देंगे किसी रूम में इतने n नंबर ऑफ पीपल है और आपसे पूछ लिया कि नंबर ऑफ हैंड शेक्स कितने बनेंगे। इसको समझते हैं। मान लीजिए इन लोगों को मैं नाम दे देता हूँ A, B, C, D, E, F, G एंड H। ठीक है, इस तरह से। और मैं कुछ इस तरह से सोचता हूँ कि A क्या होगा, A करेगा, A क्या करेगा, A, B, C, D, E, F, सॉरी F रह गया बीच में, दोबारा लिखता हूँ सीक्वेंस, A, B, C, D, E, F, G एंड H। तो A क्या करेगा, A पहले B से हैंडशेक करेगा, फिर C से, फिर D से, फिर E से, फिर F से, फिर G से, फिर H से। तो A इस तरह से हैंडशेक करेगा। हैंडशेक करने के बाद ये यहाँ पे मान लीजिए कोई इनकी लॉबी है, उधर पहुँच जाएगा, हैंडशेक करने के बाद उधर चले जाएगा। उसके बाद यही काम क्या करेगा, B शुरू कर देगा। B C से हैंडशेक करेगा, फिर D से, फिर E से, फिर F से, फिर G से, फिर H से। फिर B कहाँ पहुँच जाएगा, किसी लॉबी में पहुँच जाएगा। अब आप क्या करो, A के हैंडशेक देखो कितने हुए। तो मैं B के लिए हटा रहा हूँ अभी, पहले सिर्फ A के हैंडशेक देखो कितने हुए। A ने कितने हैंडशेक करे, 1 2 3 4 5 6 7। A ने हैंडशेक करे 7। A ने 7 हैंडशेक कर दिए। ठीक है, 7 हैंडशेक कर दिए, A का काम ख़त्म, A चला जाएगा। उसके बाद बारी आ जाएगी B की। जब मैं B के काउंट करूँगा उसी तरह से B कितने हैंडशेक करेगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। उसके बाद C की बारी आ जाएगी, C करेगा 5, D करेगा 4, E करेगा 3, F करेगा 2, G करेगा 1 और H, जब तक H तक हम पहुंचेंगे ऑलरेडी सबने हैंडशेक कर ही लिए होंगे बारी करके। H के लिए आगे हैंडशेक करने के लिए कोई बचेगा नहीं, क्योंकि इसने ऑलरेडी इन पीछे वाले सबसे हैंडशेक कर लिया होगा। तो उसी तरह से वो सारे लॉबी में चले जाएंगे। हैंडशेक कंप्लीट हो गए। A ने करे 7, B ने 6, C ने 5, इस तरह से। तो मैंने हैंडशेक कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पे अकेले के तो हैंडशेक हमने गिन लिए। अब ओवरऑल जब मेरे को नंबर ऑफ हैंडशेक्स काउंट करने, तो मैं क्या करूँगा, सबको ऐड कर दूंगा। A के हैंडशेक, B के हैंडशेक, C के हैंडशेक, D के हैंडशेक, सबको जब ऐड कर दूंगा मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। यही सेंस बनती है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं लगेगी, ध्यान देना। अगर मैं नंबर ऑफ हैंडशेक्स की बात कर रहा हूँ, अपने आप में जो भी तरीका है वो काम तो पूरा कर रहा है। जैसे A का B के साथ हैंडशेक करना अपने आप में काम पूरा कर रहा है। ठीक है, काम पूरा हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ मैं नंबर ऑफ हैंडशेक्स काउंट कर रहा, नंबर ऑफ वेज वगैरह काउंट नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है इसमें कि A ने दोनों हाथों से करना है, कुछ भी काइंड ऑफ कुछ नहीं है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है इसमें। समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ पे सीधा सीधा एडिशन आएगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला सेंस नहीं बन रहा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि A ने B से होते हुए, B से हाथ हैंडशेक करते हुए C तक जाना है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। सिर्फ नंबर ऑफ हैंडशेक्स काउंट करने हैं हमने। तो A ने जितने हैंडशेक्स किए प्लस B प्लस C प्लस D, कॉमन सेंस है ये, इस तरह से। तो बस ठीक है, इस तरह से कर लेंगे इसको। और इसको अगर मैं देखूं n प्लस 6 प्लस 5 प्लस क्या है, ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स अप टू 1। यहाँ पे n क्या है 7, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको सीधा सीधा, ऐसे क्वेश्चन को सीधा सीधा करने का क्या तरीका है, जितने नंबर ऑफ पीपल है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे n नंबर ऑफ पीपल होते, तो इसका आंसर सीधा क्या होता, n-1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2, है ना। बेसिकली ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स बन गया, क्योंकि यहाँ पे 8 लोग हैं। तो 8 लोगों का होने का मतलब, जैसे एक इंसान खुद से हैंडशेक नहीं ना करेगा, तो उसके लिए आपने क्या करना, 8 - 1 कर देना, इसको 7 कर देना। तो 7 इंटू 7 प्लस 1 बाई 2। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा इसका। इस क्वेश्चन का 28 आएगा। पर आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है विद एनी अदर नंबर 10 11 12, तो आपने क्या करना है, जैसे 10 आया तो आपने 9 को ध्यान में रखना है। 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2। 9 इंटू 10 मैं क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको ध्यान में रहे कि आपने n नेचुरल नंबर्स का सम किया है।
नहीं तो सीधा सीधा मैं आपको ये भी बोल सकता था कि n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 रट लो, नहीं रटना नहीं है। ये आया कहाँ से, ये समझ में आएगा आपको। n माइनस वन क्यों आया, क्योंकि हमने एक सबट्रैक्ट करना है हमारे इस लॉजिक के साथ, और क्योंकि n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ मैं, क्योंकि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बाई 2। तो उस सेंस से ये बन के आया। अगर मैं n को यहाँ पे n माइनस वन से चेंज कर दूंगा तो n प्लस वन क्या हो जाएगा, n माइनस वन प्लस वन, तो ये कट जाएगा, तो n माइनस वन इंटू एन डिवाइड बाई 2। समझ में आया होगा आपको ओवरऑल लॉजिक, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एक नेक्स्ट चीज़। अब ये जो सेशन है सिर्फ इन्फॉर्मेटिव सेशन रहेगा, इसमें हल्का हल्का सा हम जस्ट ऑब्जर्व करेंगे अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, थोड़ी सी जानकारी बनाएंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। नेक्स्ट सेशन से हम फुल फ्लो में चलेंगे क्वेश्चंस के साथ, टाइप्स के साथ, क्वेश्चन के साथ, फिर आपको थोड़ा और इजी लगेगा ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन। इसके बाद हमने देखना है फैक्टोरियल, कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या होती है। फैक्टोरियल बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए आपके पास दे रखा है एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल को दो तरह से आप देखोगे, या तो इस तरह से नोट किया जाता है या फिर इस तरह से, ठीक है। दोनों ही फैक्टोरियल नोटेशंस है। तो एन फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है, आपने क्या करना है, कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करते रहना बाय रिड्यूसिंग वन फ्रॉम द प्रोसीडिंग नंबर। तो जैसे n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, आपने ये करते रहना अब तक जब तक आप 1 तक नहीं पहुंच जाते। ये मल्टीप्लाई करते रहना आपका, दिस इज़ फैक्टोरियल नोटिफिकेशन, और कुछ नहीं है। तो जैसे कि एग्जांपल ले, मान लीजिए आपके पास 5 फैक्टोरियल है, तो 5 में से बन गया 4 में से बन गया 3 इंटू 2 इंटू 1, ये करते रहना आपने इस तरह से। 6 फैक्टोरियल है तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से, ठीक है। 5 फैक्टोरियल क्या होता है 120, 6 फैक्टोरियल क्या होगा 720, 4 फैक्टोरियल क्या होगा, ये तो आप याद ही रख लो, जैसे ये सब चीज़ें 24, 3 फैक्टोरियल क्या होगा 6, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल जितने तक आप याद रख सकते हो याद कर लो, आपको कैलकुलेशन से बच जाओगे एग्ज़ाम में। एक चीज़ तो ये है। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ज़ीरो फैक्टोरियल। अगर ज़ीरो फैक्टोरियल आपको काउंट करना है, दैट इज़ ऑलवेज 1। तो ये है फैक्टोरियल नोटिफिकेशन नोटेशन, सॉरी नॉट नोटिफिकेशन, फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल कहाँ यूज़ होगा वो अभी बताऊंगा आपको बाद में, जस्ट इसको अभी ध्यान में रख लो कि फैक्टोरियल होता क्या है, ठीक है। तो ऑल एंड ऑल इसमें सिर्फ आपको मैंने एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल उससे थोड़ा अवगत कराना था, हल्का हल्का सा आपको बताना था कि किस तरह से हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में काम करने वाले हैं। यहाँ पे अभी तक मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया परमुटेशन या कॉम्बिनेशन का, NPR NCR कुछ नहीं लगाया मैंने, सिर्फ काउंटिंग का एक थोड़ा सा तरीका बताया कि आपको काउंटिंग कैसे करनी है, और काउंटिंग में आपने कैसे देखना है कि जो नंबर ऑफ़ वेज हैं उनको मैं सीधा सीधा ऐड कर दूँ या मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। अगर काम इंडिपेंडेंटली हो रहा है तो नंबर ऑफ़ वेज क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अगर दो नंबर ऑफ़ वेज जो हैं सीक्वेंस में हो रहे हैं और डिपेंड करते हैं, ठीक है, आउटकम डिपेंड करेगी उनकी आपस में, एक चॉइस आगे इंडिपेंडेंटली 2 या 3 चॉइसेस को पैदा करती है, तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, ठीक है। आसान सी भाषा में समझने का इसका ये तरीका है। तो ठीक है, इस सेशन के बाद हम जंप करेंगे अगले सेशन में, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस क्या है, ठीक है, परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, देन उनके फार्मूलाज कैसे हैं और किस तरह का क्वेश्चन आए हैं और आ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अभी के लिए इसको 1-2 बार देखो, और अगर कोई इशू है, कोई डाउट है तो पूछने की कोशिश करो, बट आई बिलीव कि नेक्स्ट वाले सेशन जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो आपके डाउट्स वगैरह सब क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू। तो नंबर फॉर्मेशंस में कुछ देखते हैं हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट। अभी भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन को हम समझे नहीं है, कोई फार्मूला नहीं देखा, बट हम काउंटिंग प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए नंबर फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उसको देखेंगे। इसको करने के बाद अंडरस्टैंडिंग थोड़ी आपकी काउंटिंग के प्रति और बढ़ेगी। इस सेशन के बाद हम फिर
अपना लॉजिकली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के डेफिनेशन पढ़ते हुए, फॉर्मूला देखते हुए देन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को उस हिसाब से करना है। पर अभी के लिए हम देखेंगे कि अगर हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कुछ पता भी नहीं है, जस्ट हमारे काउंटिंग प्रिंसिपल्स अच्छे हैं, तो कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें 6 डिजिट नंबर बनाना है और हमारे पास अवेलेबल है 1 2 3 4 5 6, ये डिजिट्स अवेलेबल हैं। इनको यूज़ करके हमने 6 डिजिट नंबर बनाने, कितने तरह के नंबर बन सकते हैं। अब वैसे अगर मैं ऊपर से समझूं तो एक नंबर तो यही हो सकता है 1 2 3 4 5 6। फिर मैं इनकी जगह क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। 1 को मैं 2 के पीछे ले जाता हूँ तो 2 1 3 4 5 6 ऐसे बन जाएगा। एक नंबर बन जाएगा 3 2 1 4 5 6। इस तरह से मैं अगर इनकी जगह इंटरचेंज करता रहूँ तो कितने सारे नंबर बन जाएंगे। बस हमें ये देखना है कि ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं, हमें वो पता करना है। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं प्लेसेस बनाऊँगा। 6 प्लेसेस मैंने बना ली। अब अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, मैं आपसे पूछूँ कि यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास कितनी अवेलेबल ऑप्शंस हैं, इस जगह को भरने के लिए मेरे पास कितनी अवेलेबल ऑप्शंस हैं। 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो मेरे पास 6 ऑप्शंस हैं, 6 चॉइसेस हैं मेरे पास इस जगह को भरने के लिए। इन 6 नंबर ऑफ वेज आई कैन फिल दिस प्लेस। अब क्या इस जगह को भरने के बाद काम पूरा हो गया? नहीं, अभी काम बाकी है। मुझे ये जगह भी भरनी है, 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 ये जगह भी भरनी है। तो यहाँ से आपका ये माथा ठनकेगा कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कौन सा एडिशन रूल है या मल्टीप्लिकेशन रूल है, ठीक है ना, एंड है या और है। क्योंकि सिर्फ इस जगह को भरने के से मेरा काम पूरा नहीं हुआ, ठीक है। एक नंबर ऑफ़ वे मेरे को सूटेबल नहीं मिला, मेरे को आगे भी भरना पड़ेगा। तो अगले वाले जो नंबर ऑफ़ वेज आएंगे वो भी इंक्लूडेड होंगे, इंक्लूसिव होंगे। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, एडिशन रूल नहीं लगेगा। समझ में आया होगा आपको ये भी चीज़। अच्छा, ये भी हमने डिसाइड कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं, दूसरी प्लेस पे भरने के लिए कितने डिजिट्स अवेलेबल है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6। पर क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको भर चुका हूँ तो इनमें से कोई ना कोई एक तो मैंने यूज़ करी होगी नंबर बनाने के लिए, है ना। तो 6 ना होके मेरे पास कितनी डिजिट्स अवेलेबल रह जाएंगी चूज़ करने के लिए? 5। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने एक ही चूज़ कर लिया, कोई भी पर्टिकुलर नंबर बनाने के लिए मैंने दिस डिजिट 1 चूज़ कर लिया, तो उसके बाद 2 3 4 5 मेरे पास सिर्फ 5 डिजिट बचेगी, है ना। क्योंकि हम रिपीट नहीं कर सकते, इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड, रिपीट नहीं कर सकते। तो अगर कोई भी एक नंबर मेरे को यहाँ पे दिख गया तो मैं यहाँ पे उसको नहीं लिख सकता। तो इससे ये समझ में आया कि अगर जैसे मैंने ये जगह भर ली तो एक अवेलेबिलिटी, एक चॉइस मेरे लिए कम हो जाएगी। उसी तरह इसको भरने के लिए 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह से मैंने पता कर लिया कि दीज आर द नंबर ऑफ़ वेज। 6 नंबर ऑफ़ वेज में इसको भर सकता हूँ, 5 नंबर ऑफ़ वेज में इसको भर सकता हूँ, 4 नंबर ऑफ़ वेज में इसको, 3 नंबर वेज इसको, 2 नंबर वेज इसको, 1 नंबर ऑफ़ वेज में इसको भर सकता हूँ। अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रूल यहाँ पे लगेगा तो मैंने इन नंबर ऑफ़ वेज को मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 720 वेज आ जाएंगे मेरे पास टोटल। 720 वेज मतलब 720 नंबर, टोटल 720 नंबर मैं इनको रीअरेंज करके बना सकता हूँ। समझ में आया होगा आपको, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। दिस इज़ नथिंग बट 6 × 5 × 4 × 3 × 1 इज़ नथिंग बट 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये था। अब इन्हीं नंबर फॉर्मेशंस के क्वेश्चन को क्या करेंगे, अलग अलग कंडीशंस देनी शुरू कर देंगे, ऑड, इवन, डिविजिबल बाय 5, या फिर 0 भी दे देंगे। 0 वाला केस भी बनता है, ठीक है। अगर इन अवेलेबल चॉइसेस में 0 हो जाएगा तब, मतलब ठीक है, डिफरेंट कंडीशंस बननी शुरू हो जाएंगी। पर कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा कि आपने सिर्फ ये देखना शुरू कर देना है कि कितने नंबर ऑफ वेज में मैं अलग अलग जो प्लेसेस में भर सकता हूँ, लास्ट में उनको मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट। या कुछ केसेस में कुछ क्वेश्चंस में केसेस बन जाएंगे। चलिए आगे इनको और करते हैं, थोड़ा सा आपको और अंदाज़ा होगा कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को टैकल करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है बट इसमें डिफरेंस क्या है। देखो, पढ़ने में बिल्कुल सेम है। यहाँ पे अवेलेबल डिजिट्स हैं वो चेंज हो गई, यहाँ पे 1 की जगह यहाँ पे 0 दे दिया। अब 0 के आने से क्या होगा वो समझते हैं। उसी तरह देखेंगे, हम 6 डिजिट नंबर्स हैं, 6 डिजिट नंबर बनाने हैं तो हम 6 प्लेसेस बना लेंगे। उसी तरह से शुरू कर देंगे। यहाँ पे अवेलेबल चॉइसेस कितनी है, यहाँ पे अब मेरे को देख कर बताओ कितनी अवेलेबल चॉइसेस है। 6 अवेलेबल चॉइसेस हैं क्या, 1 2 3 4 5 6, 6 ही तो डिजिट्स दे रखे हैं उन्होंने। तो क्या इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ?
नहीं, इनमें से कुछ नहीं सिलेक्ट कर सकता, कुछ भी नहीं सिलेक्ट कर सकता, इनमें से ज़ीरो में सिलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो रख दूंगा, ज़ीरो रखने से ये 6 डिजिट नंबर नहीं बन जाएगा, ये 6 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। ज़ीरो आगे रखने से यहाँ पे ये 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल 065423, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये 6 डिजिट नंबर है कि 5 डिजिट नंबर है, तो ये 5 डिजिट नंबर है। इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे आने वाली ज़ीरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। तो इसमें एक कंडीशन बिना कुछ लिखे हुए ही कंडीशन बन गई अवेलेबल चॉइसेस के हिसाब से। तो ज़ीरो अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर सकता तो मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, कितनी चॉइसेस बची? सिर्फ 5। 2 3 4 5 6 में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो 5 चॉइसेस बची मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ के लिए क्योंकि अब हम अगले हर एक स्टेप में एक चॉइस कम कर देते हैं, को यहाँ 5 से 4 हो जाएगा क्या? नहीं, यहाँ पे हमारे पास फिर 5 रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़ीरो मैं यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर सकता, ये तो पक्का है। पर क्या दूसरी के लिए सिलेक्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं दूसरी प्लेस के लिए तो ज़ीरो सिलेक्ट कर सकता हूँ ना, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं आएगा ज़ीरो। जैसे 0 2 3 4 5 6, मान लीजिए ये एक 5 डिजिट नंबर है, पर अगर ज़ीरो को मैं इस साइड सटा दूँ और 2 को इस साइड सटा दूँ, 2 0 3 4 5 6, अब ये 6 डिजिट नंबर है बट ये नहीं है। तो समझ में आया होगा आपका कि ज़ीरो अब अवेलेबल हो जाएगा मेरे लिए टू चूज़ इन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ प्लेस के लिए। तो 5, ठीक है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, वही कॉन्सेप्ट, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया होगा आपको? तब इसका आंसर क्या रहेगा? 25 चौका 100, 100 गुना 6 600, 600 ऐसे नंबर्स बना सकता हूँ मैं। अब एक नंबर अगर आपको मैं बोलूँ कि बनाने के लिए, तो कैसा है? एक नंबर ये हो सकता है 654320। ठीक है, इन 600 नंबर में से एक नंबर ये है। अगर मैं क्या करूँ, ज़ीरो को इधर इधर खिसकाना शुरू कर दूँ तो अलग अलग नंबर बनने शुरू हो जाएंगे। 654302, 654032, 650432, 605432। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं 5 की सीरीज़ बनानी शुरू कर दूँ, 564320, 564302, 564032। ठीक है, इस तरह से बनाता रहूँगा। तो ये इस तरह से जब मैं नंबर लिखने शुरू कर दूँगा, कितने नंबर बनेंगे ऐसे? 600। दिस इज़ सिंपल क्वेश्चन। तो हमें नंबर क्या बनेंगे उन पे तो ध्यान नहीं देना, बस कितने नंबर बनेंगे ऐसे, तो बस उन पे ध्यान देना। दैट इज़ ऑल अबाउट काउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट 0 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान देना, पिछले क्वेश्चन में भी नो डिजिट इज रिपीटेड था। रिपीटेशन वाला केस भी बन सकता है, तो वो भी आपको बताऊंगा। अगर रिपीटेशन वाला केस बनेगा तो कैसे करेंगे। रिपीटेशन वाले केस में तो सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। तो इस क्वेश्चन में, अब पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? देखिए, अवेलेबल नंबर ऑफ डिजिट्स है जिनको चूज़ करके मैंने नंबर बनाना है, वो तो अभी भी 6 ही हैं, पर अब मेरे को 4 डिजिट नंबर बनाना है, 6 डिजिट नंबर नहीं बनाना। अब 4 डिजिट नंबर बनाना है तो मैं 4 प्लेसेस ड्रॉ कर लूँगा, 4 प्लेसेस ड्रॉ कर लूँगा। उसी तरह देखूँगा हमारे पहली प्लेस पे फिट करने के लिए कितनी अवेलेबल चॉइसेस हैं, 6 हैं या 5 है? 5 होंगी। क्यों? 0 ऑब्वियसली मैं यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर सकता, तो 5। अब सेकंड के लिए 0 अवेलेबल हो जाएगा। इनमें से कुछ ना कुछ एक मैंने यूज़ कर लिया होगा ऑलरेडी। मान लीजिए मैंने 3 यूज़ कर लिया यहाँ पे भरने के लिए, ठीक है, नंबर डिजिट 3 यूज़ कर ली मैंने। तो अब कितनी अवेलेबल है मेरे पास यहाँ पे चूज़ करने के लिए? 1 2 3 4 5, तो 5। इनमें से कुछ और मान लीजिए 0 सेलेक्ट कर लिया, फिर 4, इनमें से 1 सेलेक्ट कर लिया, फिर 3। तो इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा 300 नंबर्स। टोटल कितने नंबर्स आ जाएंगे मेरे पास? 4 डिजिट नंबर्स 300 आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया होगा आपका? नंबर फॉर्मेशन बड़ा सिंपल है, बस आपको कंडीशंस का ध्यान रखना है। कंडीशंस कैसे आपने फुलफिल करनी है, सेटिस्फाई करनी है। जैसे इस केस में 6 डिजिट नंबर बनाना, तो 6 डिजिट नंबर की जगह में 4 डिजिट नंबर बनाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 3000। तो अब यहाँ पे एक एडिशनल सेम क्वेश्चन है। एडिशनल यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो हमने नंबर बनाने हैं वो 3000 से बड़े होने चाहिए। 3000 से बड़े अगर नंबर होने चाहिए, तो अगर आपसे पूछूं कि 4 प्लेसेस में से जब मैंने पहली प्लेस फिल करनी है
तो यहाँ पे मेरे पास कौन कौन सी डिजिट्स अवेलेबल रहेंगी। 0 सेलेक्ट कर सकता हूँ, 0 तो वैसे किसी भी हालत में सेलेक्ट नहीं कर सकता, अगर 0 सेलेक्ट कर लूँगा तो ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। क्या 1 सेलेक्ट कर सकता हूँ? नहीं। 2 सेलेक्ट कर सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 या 2 यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा तो 3000 से बड़ा नंबर नहीं बनेगा, है ना। मान लीजिए मैं 1 सेलेक्ट कर लेता, 1 0 2 3 4 कुछ ऐसा नंबर बन जाता मेरे पास, 4 डिजिट है, सॉरी 1 0 2 3। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर 1 से शुरू होगा 3000 से तो बड़ा नहीं हो सकता नंबर। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन गई? कंडीशन ये बन गई कि इस प्लेस पे सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास सिर्फ 1 2 और 3 ही ऑप्शंस हैं, ठीक है। ओनली इन 3 नंबर ऑफ वेज आई कैन फिल दिस प्लेस, ठीक है, क्लियर। जैसे मैं इसको भर लूँगा उसके बाद आगे मेरे पास 5 अवेलेबल हो जाएंगी, 5 अवेलेबल हो जाएंगी ना। 3 4 या 5 में से मैंने किसी योग को सिलेक्ट कर लिया होगा, मान लीजिए मैंने 3 को सिलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद 0 1 2 4 5 में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो 5 बिल्कुल। नेक्स्ट में 4, उसके बाद 3, ठीक है। तो ऐसे बनेगा। अब इनको कर देंगे मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 180। टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए? 180, ठीक है। अब देखिए ये 3000 था तो सिंपल था। कई बार क्या है कि एग्जैक्ट आपको नंबर आएगा, जैसे 32 54 ऐसे कुछ करके, कि इससे बड़ा नंबर होना चाहिए, तब आपको केसेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। वो भी ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे जब एग्जैक्ट ऐसा कुछ नंबर बता देंगे कि इससे बड़ा, जो उसने 3254 उसने बता दिया कि इससे बड़ा होना चाहिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी फिक्स हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे 3 से छोटा, यहाँ पे ऑब्वियसली 3 से बड़ा जाएगा, जैसे 3254 बोलूँ, यहाँ पे 3 से बड़ा तो जाएगा। यहाँ पे क्या 5 अवेलेबल रहेंगी? नहीं, क्योंकि उसने बोल दिया 3254, तो 2 से बड़ा, यहाँ पे मेरे पास 2 से बड़ा नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा, 3 4 5। अब 3 4 5 में से भी कौन सा सेलेक्ट करूँगा? ऑलरेडी 3 तो मैंने यहाँ पे फिट कर दिया है, 3 4 या 5 में से फिट कर दिया होगा, तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उस केस में क्वेश्चन। तो वैसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। बस आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि इसका भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म क्या हो सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 5? नो डिजिट्स रिपीटेड। सेम सा ही सिचुएशन है, हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। हमारे पास अवेलेबल चॉइसेस हैं 6, पर देखिए उसने बोला डिविजिबल बाय 5, नंबर जो होना चाहिए डिविजिबल बाय 5। हमें पता है कि एक नंबर जो है, कोई भी नंबर है, 5 की डिविजिबिलिटी जब हम देखते हैं तो क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि लास्ट में क्या है, उसके लास्ट में या तो 0 होगा या 5 होगा। अगर दोनों में से ये एक कोई डिजिट मेरे को दिख रही है तभी वो 5 से डिविजिबल होगा, है ना। अब ऐसी अगर कोई सिचुएशन बन जाए ना आपके पास, तो आपने बना लेना केस। केस कैसे बना लेने हैं? एक केस आपने वो बना लेना जिसमें लास्ट में आप 0 फिट कर दोगे, एक केस आपने वो बना लेना जिसमें लास्ट में आप 5 फिट कर दोगे, है ना। तो यही तो 2 ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ तो लास्ट में 0 हो सकता है या लास्ट में 5 हो सकता है। तो एक केस आपने वो बना लिया जिसमें लास्ट में 0 फिट है आपका, एक केस आपने वो बना लिया जिसमें लास्ट में 5 फिट है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 0 फिट कर दिया, तो हमारे पास ये वाली जो प्लेस है, इसको तो हम एक ही तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि 0 फिट कर दिया तो दिस इज़ द ओनली वे कि पुटिंग द 0 ओवर इन दैट प्लेस, बात खत्म। अब हम आते हैं यहाँ पे। जैसे ही मैंने यहाँ पे 0 फिट कर दिया, यहाँ पे अवेलेबल कितनी है डिजिट्स मेरे लिए? क्योंकि 0 में ऑलरेडी यहाँ पे फिट कर चुका हूँ इधर, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे बची 5, है ना। 0 तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे फिट कर चुका हूँ इस केस में। फिर उससे अगले के लिए 4, उससे अगले के लिए 3, है ना। इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज आई कैन फिल दिस प्लेस? 4 ऑब्वियसली। 0 यहाँ पे मैं यूज़ कर चुका हूँ, इन 1 से लेके 5 के बीच में मैं किसी ना किसी एक को और फिर से यूज़ कर चुका हूँ। लेट्स से 1 को मैंने यूज़ कर लिया, तो कितने बचे? 4। फिर नेक्स्ट स्पेस के लिए मान लीजिए मैंने 2 यूज़ कर लिया, फिर 3, एंड बात खत्म, मेरी सारी की सारी प्लेसेस फिल हो गई। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ केसेस बने आपके? 16। तो ऐसे 60 नंबर बनेंगे 4 डिजिट जो 0 से एंड होंगे, है ना। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं, इस वाले केस को देख लेते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 5 फिट कर दिया, तो एक केस यहाँ पे बना लिया। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 मैंने फिट कर दिया है, तो यहाँ पे मेरे को सोच के बताओ कि नंबर ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस कितनी है।
जैसे यहाँ थी 5, क्या यहाँ भी 5 है? नहीं, यहाँ पे 4 रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि 5 मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका हूँ, 0 में यहाँ पे सिलेक्ट कर नहीं सकता, तो बची कितनी? 4। समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं 0 सेलेक्ट नहीं कर सकता, 0 सेलेक्ट करूँगा तो 4 डिजिट नंबर बनाना है, वो वाली कंडीशन मेरी फुलफिल नहीं होगी ऑब्वियसली। तो इन बचे हुए 4 नंबरों में से ही कुछ सिलेक्ट कर पाऊँगा मैं। जब इन बचे हुए 4 नंबर में से कुछ सिलेक्ट कर लूँगा मैं, तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए 0 अवेलेबल हो जाएगी मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे ही नहीं कर सकता ना 0, इधर इधर तो कर ही सकता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने की कोशिश करूँगा, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 सेलेक्ट किया होगा, तो 2 3 4 जैसे 0 अवेलेबल हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर मेरे पास 4 नंबर ऑफ वेज में इसको मैं फिल कर सकता हूँ। उससे अगला प्लेस फिर 3, है ना, सिंपल लॉजिक है। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास? 48। टोटल नंबर ऑफ केसेस 48। 0 फिट करने पे मेरे पास 60 केसेस हैं, 5 फिट करने पे पास मेरे पास 48 केसेस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ डिजिट्स बनेंगे मेरे पास? टोटल कितने नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर बनेंगे? 60 प्लस 48 108। तो टोटल 108 4 डिजिट नंबर्स इस तरह से बनेंगे जो हमारी डिविजिबिलिटी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन आपके नंबर फॉर्मेशंस वाले। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ वे में लेके चलो इनको, क्योंकि क्वेश्चंस अभी आगे और भी करेंगे हम। पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को जब हम समझ लेंगे अच्छे से, तो ये सारे क्वेश्चंस मैं फिर से लेके आऊँगा आपके सामने। ठीक है, क्योंकि इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना है, फार्मूला लगा के कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। वैसे तो हालांकि फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है नंबर फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस को करने के लिए। आपने देखा होगा कि सिंपल है तरीका। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं है ये, बट स्टिल हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लॉजिक पढ़ेंगे, फार्मूला पढ़ेंगे, रिविजिट करेंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो छोटा सा सेशन था, इसको इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में नेक्स्ट चीज़ है हमारी डिफरेंस देखना। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है? काउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स हमने देखे, ठीक है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और वो सब। अब हम देखते हैं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब बात आ जाएगी, क्वेश्चंस को विद फार्मूला कैसे सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट ठीक है अगर आपके दिमाग में बन गया, तो फार्मूला एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई करते हो तो यू गेट यू आंसर्स प्रीटी ईजिली। और उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको कैसे पता चले कि ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले तो मैं 2 वर्ड्स लिख रहा हूँ, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, जो हम जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं। एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, जब भी आप परम्यूटेशन की बात करते हैं तब तो सेंस आती है अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट की। मैं एक और वर्ड लिख रहा हूँ, अरेंजमेंट। और जब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं वो सिर्फ है सिलेक्शन। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल से बताऊं, मान लीजिए हमने 11 प्लेयर्स की आईपीएल टीम सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो वो सिलेक्ट करनी है, 11 प्लेयर्स की आईपीएल टीम सिलेक्ट करनी है, वो सिलेक्शन है। मान लीजिए हमारे पास 15 प्लेयर्स अवेलेबल हैं और उसमें से हमने 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो वो 11 प्लेयर्स कुछ भी हो सकते हैं। मान लीजिए उन 11 प्लेयर्स को मैं नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। ठीक है, 11 हो गए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने ए टू के एक टीम सिलेक्ट करी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, 11 प्लेयर्स हैं, दिस इज अ टीम। और अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि मैंने टीम सेलेक्ट करी है बी सी डी देन ए ई एफ जी एच के, मतलब कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे को सीक्वेंस में ना बोल के मैं उनको अगर सीक्वेंस में ना बोल के अगर ए को बाद में बोल दूं, बी को पहले बोल दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, टीम फिर भी वो वही रहेगी। तब वो सिलेक्शन है। जब अरेंजमेंट्स ऑफ और अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स और पीपल मैटर नहीं करता, ठीक है, तब मैटर नहीं करता, तो वो सिर्फ सिलेक्शन का क्वेश्चन है। पर अगर इसी टीम में, इसी 11 प्लेयर्स की टीम में मैं आपसे बोलूं कि मेरे को बैटिंग ऑर्डर सिलेक्ट करना, बैटिंग ऑर्डर रखना है कुछ, मान लीजिए ए और बी ओपनिंग बैट्समैन हैं, बैटिंग ऑर्डर में मैं ए और बी को ऊपर रखूंगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है कि किस ऑर्डर में चीज को मेरे को फिक्स करना है, तो वो है अरेंजमेंट। तो एक मोटी मोटी एग्जांपल मैंने आपको दे दी
कि सिलेक्शन और अरेंजमेंट में डिफरेंस क्या है, और भी एग्जांपल्स करेंगे आगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ डिफरेंस क्या है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। परमुटेशन इज ऑल अबाउट अरेंजमेंट, कि किन्हीं नंबर ऑफ थिंग्स को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं और उन अरेंजमेंट्स के नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे, वो है परमुटेशन। और किन्हीं नंबर ऑफ थिंग्स में से जब मेरे को कुछ चीज़ें सिलेक्ट करनी है, जस्ट सिलेक्ट करनी है, वहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, दैट इज कॉम्बिनेशन। एक और छोटी सी एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास लेटर्स डिजिट्स अवेलेबल है 1 2 3 4 5। सो 1 2 3 4 5 को यूज़ करके मेरे को लेट्स से 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो जब मैं 3 डिजिट नंबर की बात करूंगा तो मान लीजिए मैंने पहले 3 उठा लिए 1 2 3। अब मैं अगर 1 2 3 बोलता हूँ या 2 3 1 बोलता हूँ या 2 1 3 बोलता हूँ, ये अलग अलग हैं, ठीक है। दिस नंबर इज डिफरेंट, दिस नंबर इज डिफरेंट, दिस नंबर इज डिफरेंट। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है। दिस इज नॉट अबाउट सिलेक्शन, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है। तो दिस इज, जब ये मैं ये नंबर ऑफ वेज बोलूंगा तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है। तो देन इफ ऑर्डर मैटर कर रहा है तो दिस इज व्हाट, अरेंजमेंट। दिस इज नॉट जस्ट सिलेक्शन, दिस इज अरेंजमेंट। तो यहाँ पे एक और चीज लिख रहा हूँ, अरेंजमेंट में क्या है, ऑर्डर मैटर्स, और सिलेक्शन में ऑर्डर डज नॉट मैटर। आई होगी बात समझ में, ठीक है। और एक और ट्रिकी चीज बताता हूँ आपको। जो अरेंजमेंट और सिलेक्शन की बात करते हैं ना, एक्चुअली वो जब मैं बोल दूंगा कि ऑर्डर मैटर कर रहा है तो वो बेसिकली क्वेश्चन दोनों का ही हो जाएगा, अरेंजमेंट और सिलेक्शन दोनों का ही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपसे बोला कि 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 डिजिट थे, आपने उसमें से 3 सिलेक्ट करने हैं। तो बेसिकली यू आर सिलेक्टिंग एंड देन अरेंजिंग, ठीक है। दिस इज अनदर थिंग, ये मैं आगे आपको समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है। बट जब भी हम ये क्वेश्चन बनाते हैं तो बेसिकली जब भी आप कुछ अरेंज करते हो तो सिलेक्ट करके अरेंज करते हो। हाँ, हालांकि अगर आपके पास मान लीजिए 3 ही चीज़ें हैं और 3 ही चीज़ों को आपने अरेंज करना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ें हैं, लेट्स से 10 चीज़ें हैं, 10 चीज़ों में से सिर्फ 5 चीज़ों को आपको अरेंज करना है, तो पहले उन 10 चीज़ों में से आपको 5 चीज़ें सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, वो सिलेक्शन का क्वेश्चन हो गया। देन उन सिलेक्टेड चीज़ों को आपको अरेंज करना पड़ेगा, वो अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मैंने आपको ये चीज़ बोली। एक और एग्जांपल करते हैं, बड़ी सिंपल से एग्जांपल है, समझ में आएगा आपको। जैसे मैं एग्जांपल ख़त्म करूँगा, पहले तो अपने दिमाग में आपको ये डिसाइड करना है कि द क्वेश्चन, ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इज इट एन एग्जांपल ऑफ परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। ये आपको अपने दिमाग में एक पॉज लेके ये डिसाइड करना है। अगर आप डिसाइड कर पाओगे वो तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। मान लीजिए एक रेस है, ठीक है। रेस में लेट्स से राहुल, प्रिया और लेट्स से प्रियंका, 3 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रेस में और 3 ही प्राइजेज हैं, गोल्ड है, सिल्वर है और ब्रॉन्ज है। अब मेरे को ये बताइए कि इस एग्जाम्पल में मान लीजिए राहुल, प्रिया और प्रियंका रेस कर रहे हैं, क्या इनको प्राइज देने के लिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा? या किसी को भी गोल्ड मिल जाए, किसी को भी सिल्वर मिल जाए, किसी को भी ब्रॉन्ज मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ेगा ना यहाँ पे। अगर ऑर्डर मैटर करेगा, मतलब फर्स्ट प्लेस में कौन आया, सेकंड पे कौन आया, थर्ड पे कौन आया, वो मैटर करेगा। अगर वो मैटर करेगा, ऑर्डर मैटर करेगा, सो दिस इज व्हाट, दिस इज परमुटेशन। पहले आप ये समझ लो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन पढ़ के आपको कैसे डिसाइड करना है कि परमुटेशन का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। फिर मैं उसके सोल्यूशन पे भी आऊँगा, ठीक है, फिर उसके सोल्यूशन पे भी आएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्लास में या फिर किसी भी सिलेक्शन कमेटी के पास 10 नाम है, किसी स्पोर्ट है, कोई स्पोर्ट है, उस स्पोर्ट में 10 नाम नॉमिनेट हुए हैं, उनमें से सिर्फ 2 ही बच्चों को सिलेक्ट करना है, 2 स्पोर्ट्स पर्सन सिलेक्ट करने हैं। तो मान लीजिए जो 2 सिलेक्ट हुए हैं वो है, एक है राहुल है, एक है अमन, ठीक है। इन 10 में से 2 सिलेक्ट हो गए, राहुल और अमन।
तो अगर मैं किसी को ये बता रहा हूँ, मान लीजिए मेरे से कोई पूछता है कि सब स्पोर्ट्स कमेटी ने, सिलेक्शन कमेटी ने किन दो बच्चों को चूज किया, मैं बोलूँगा यार राहुल और अमन को चूज कर लिया। आई विल से राहुल एंड अमन हैज बीन सिलेक्टेड। तो वो बंदा मेरे से सामने से बोले यार राहुल और अमन सिलेक्ट हो गए। नहीं, अमन और राहुल सिलेक्ट होने चाहिए थे। वो बोले नहीं, राहुल और अमन की सिलेक्शन गलत है, अमन और राहुल की सिलेक्शन सही होती। तो क्या इसकी सेंस बन रही है कोई? बिल्कुल सेंस नहीं बन रही। राहुल अमन सिलेक्ट हुए हैं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, वो बोल रहा है कि नहीं अमन और राहुल सिलेक्ट होने चाहिए। नहीं, कोई सेंस नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर ही नहीं कर रहा। ऑर्डर नहीं ना मैटर कर रहा कि किस ऑर्डर में सिलेक्ट हुए हैं। जस्ट हमारा क्वेश्चन ये था कि स्पोर्ट्स टीम में 2 बंदे सिलेक्ट हुए हैं 10 में से, तो कौन सिलेक्ट हुए, राहुल अमन या अमन राहुल, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट अभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि क्या है। ठीक है, अगर वो डिफरेंस समझ में आएगा तो इजीली आप चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, अब आ जाते हैं फॉर्मूला पे। जब हम परमुटेशन की बात करते हैं तो परमुटेशन को हम लिखते हैं NPR, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। और हमें पता है कि फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, फैक्टोरियल का हमें पता है कि हाउ वी कैन सॉल्व फैक्टोरियल। परमुटेशन का फॉर्मूला ये है। उसके बाद बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन को हम लिखते हैं NCR। ठीक है, P फॉर परमुटेशन, C फॉर कॉम्बिनेशन। जब NCR की बात हम करेंगे तो NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। परमुटेशन जैसा ही, मतलब जैसे परमुटेशन में लिखा है, बट उसमें एडिशनल एक चीज़ होती है इनटू r फैक्टोरियल। जो r है ये r फैक्टोरियल नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं P मतलब P NPR डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, समथिंग लाइक दैट। तो देखिए यहाँ पे आपको सेंस बन रही होगी। मैंने आपसे बोला था कि जब भी हम अरेंज करते हैं या सिलेक्ट करते हैं तो जब भी हम अरेंज करते हैं तो उसमें सिलेक्शन आती ही आती है। मान लीजिए आपको इस फॉर्मूला पे ध्यान दो आप, ये आया कैसे, ये कैसे आया, आपने जब NCR में r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब पहले आपने सिलेक्शन करी और उस सिलेक्शन को आपने फिर क्या कर दिया, अरेंज कर दिया विद r फैक्टोरियल, तो वो आपका परमुटेशन बन गया। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड, सिंपल है। चलिए छोटी छोटी सी एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने के बाद फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सिंपल सा, ओके व्हाट्स दैट रेजर, नो वी डोंट वांट इट, सॉरी। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए हमें फ़ोन का 3 डिजिट का पासवर्ड बनाना है। ठीक है, प्रैक्टिकल से एग्जांपल लेता हूँ। हमें फ़ोन का 3 डिजिट का पासवर्ड बनाना है, 3 डिजिट पासवर्ड हमें बनाना है। अगर मेरे को 3 डिजिट पासवर्ड बनाना है तो पहले ये सोच के बताओ कि डिजिट्स अवेलेबल कितनी है। हमारे पास 0 to 9 डिजिट्स अवेलेबल है ना, 0 to 9 अवेलेबल है, तो टोटल 10 डिजिट्स अवेलेबल है। तो मेरे को पहले ये बताओ कि पासवर्ड में ऑर्डर मैटर करेगा, 1 2 3 या 3 2 1, क्या सेम पासवर्ड है? नहीं, सेम पासवर्ड नहीं है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में ऑर्डर जो है वो मैटर कर रहा है। ऑर्डर अगर मैटर कर रहा है तो क्या है, कॉम्बिनेशन है या परमुटेशन है? दिस इज परमुटेशन। अगर परमुटेशन है, अगर परमुटेशन है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा कि परमुटेशन इज नथिंग बट NPR, और NPR क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, कि नहीं? यही पढ़ा था हमने, फिर से जा रहे हैं वापस। परमुटेशन इज NPR n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये तो ठीक है। अब यहाँ पे n क्या है और r क्या है, वो चीज रह गई थी, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। n इज अवेलेबल और R is to be selected. To be selected
एंड अरेंज्ड, सेलेक्ट करके अरेंज करेंगे ना, टू बी सिलेक्टेड एंड अरेंज, मतलब कि जितने में से हमने सिलेक्ट करके अरेंज करना है और जिनको हमें सिलेक्ट करके अरेंज करना है वो है एन एंड आर। तो अगर एन यहाँ पे मैं बात करूं, आपसे पूछूं कि एन क्या होना चाहिए, एन यहाँ पे क्या होना चाहिए, एन इज नथिंग बट 10, ठीक है, एन क्या है यहाँ पे 10 है। आर क्या है, कितनों को सिलेक्ट करना है हमने, कितनों को सिलेक्ट करना है हमने, हमने सिलेक्ट करना है 3 को, क्योंकि 3 डिजिट का पासवर्ड बनाना है, तो आर इज 3। तो यहाँ पे फिट कर दो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये आ गया 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल सा, 10 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और नीचे क्या है 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट गया, 10 इंटू 9 इंटू 8, तो ये आ गया 720। तो टोटल 720। अब 720 है क्या, 720 वो है कि आप जितने नंबर ऑफ पासवर्ड्स बना सकते हो, 3 डिजिट पासवर्ड आप बना सकते हो, कितने 720, 720 अरेंजमेंट्स होंगे पासवर्ड के, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। एक और एग्जांपल करते हैं, मान लीजिए 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, लेट्स से ए बी सी, उनको पोडियम पे खड़ा होना है, वही एग्जांपल है बेसिकली, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, हमें नहीं पता कि कौन पोजीशन 1 पे है, कौन पोजीशन 2 पे, कौन पोजीशन 3 पे, हमें नहीं पता कि उनका क्या रैंक है, जस्ट हमें ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ वेज में ये पोडियम पे खड़े हो सकते हैं। मान लीजिए एक तो ये है ए बी और सी, एक क्या हो सकता है बी ए और सी, एक क्या हो सकता है सी ए और बी, ठीक है, एक क्या हो सकता है सी बी और ए, अब ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, एक हो सकता है ए सी और बी, और एक तरीका और हो सकता है बी सी ए, ठीक है। तो ये इन तरीकों में मैं इनको पोडियम पे खड़ा कर सकता हूँ, इररिस्पेक्टिव कौन जीता कौन आ रहा मुझे पता नहीं। तो कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो क्योंकि ये 3 लोग थे तो मेरे लिए ईजी था इनको पोडियम में खड़ा करना। अगर मैं आपसे बोल दूंगा कि यार 50 बंदे हैं और 50 ही पोजीशंस हैं, कैसे कैसे उनको अरेंज कर सकता हूँ मैं, है ना, तो ये अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है ना। पोडियम पे अगर ए बी सी खड़े हो रहे हैं तो वो डिफरेंट रैंकिंग है, अगर बी ए सी हो रहा है तो वो डिफरेंट रैंकिंग है, ठीक है, इनकी पोजीशन को बेसिकली अरेंज कर रहे हैं हम, अरेंज कर रहे हैं तो ये परमुटेशन है, परमुटेशन है तो फॉर्मूला क्या है, एन पी आर। अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि 3 लोगों को 3 पोजीशंस के लिए सिलेक्ट करना है, तो एन भी 3 है और आर भी 3 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 3p3, 3p3 तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, और हमने पढ़ा है कि 3 माइनस 3 मतलब 0, 0 फैक्टोरियल क्या होता है हमेशा 1, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 3 फैक्टोरियल हमारा आंसर हो गया, 0 फैक्टोरियल क्या है 1, यहाँ पे 1 रख देंगे, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करना 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब आ गया 6। तो ये आंसर हमने सीधा सीधा ले लिया, क्योंकि हमें अरेंजमेंट्स क्या हैं वो उनसे मैटर नहीं करता, हमने सिर्फ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स देखने हैं, तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के वो देख लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स लगाने से पहले ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बता दी ताकि आपको समझ में आए कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, कैसे अरेंज कर रहे हैं, मतलब क्या है इसका, ठीक है। जब मैन्युअली आप ऐसे अरेंज करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा दैट व्हाट वी आर डूइंग। तो परमुटेशन की एग्जांपल्स तो होगी एक दो सिंपल सिंपल सी, अब कॉम्बिनेशन की एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ऐसा कुछ है, हमें लेट्स से हम पिज़्ज़ा खाने गए, ठीक है, पिज़्ज़ा की एग्जांपल लेते हैं, हम पिज़्ज़ा खाने गए, पिज़्ज़ा के लिए 5 टॉपिंग्स अवेलेबल हैं, ठीक है, 5 टॉपिंग्स अवेलेबल हैं। मान लीजिए पहली टॉपिंग है कॉर्न, दूसरी है लेट्स से कैप्सिकम, तीसरी है अनियन पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मान लीजिए पनीर भी है या चीज़ बोल लो, पनीर या चीज़ बोल लो, और 5वीं क्या हो सकती है, एलोपिनो स्पेलिंग मेरे को पता नहीं मैंने सही लिखे कि नहीं, एलोपिनो, पर बोलते कुछ ऐसे ही हैं इसको। तो ये मान लीजिए हमारे पास 5 टॉपिंग्स हैं। जब जो हमने पिज़्ज़ा खरीदा वो हमें सिर्फ 2 ही टॉपिंग्स ऑफर करेगा, 2 ही टॉपिंग्स ऑफर करेगा।
तो हमने इन 5 में से 2 सिलेक्ट करनी है, तो कितने नंबर ऑफ वेज में हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा क्या, कि कॉर्न है, कॉर्न या कैप्सिकम या कॉर्न। कॉर्न कैप्सिकम अगर मैं मान लीजिए मैं दो मान लेता हूँ कि मैंने कॉर्न और कैप्सिकम टॉपिंग्स जो सिलेक्ट कर ली, तो कॉर्न कैप्सिकम या कैप्सिकम कॉर्न अगर मैं बता रहा हूँ तो उसमें कोई ऑर्डर में, मतलब ऑर्डर अगर मैं ऑर्डर में घुस जाऊंगा तो नॉनसेंस होगी, ठीक है। तो दिस इज नॉट परमिटेशन, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, दिस इज कॉम्बिनेशन। सेंस बन रही है इस चीज़ की, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो अगर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे लगेगा NCR, फॉर्मूला क्या लगेगा NCR। N यहाँ पे हमें पता है कि क्या 5 है, CR क्या है यहाँ पे 2, तो 5C2। अब NCR का फॉर्मूला हमें पता क्या होता है, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, और साथ में हमने क्या करना है, डिवाइड में क्या कर देना R फैक्टोरियल, जो कि होगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना, ठीक है। तो लिखते हैं इसको 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को जब मैं खोलूंगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 5 गुना 4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, तो 2 से 2 कटेगा तो 10। तो 10 ऐसे कॉम्बिनेशंस बनेंगे जिनको मैं सिलेक्ट कर सकूंगा। इन 10 नंबर ऑफ वेज आई कैन सिलेक्ट 2 टॉपिंग्स आउट ऑफ 5। जैसे कॉर्न और कैप्सिकम, कॉर्न के साथ मैं अनियन सिलेक्ट कर सकता हूँ, कॉर्न के साथ मैं पनीर सिलेक्ट कर सकता हूँ, कॉर्न के साथ मैं एलोपिनो सिलेक्ट कर सकता हूँ। 1 2 3 4 4 ये हो गई। चलो, कैप्सिकम के साथ मैं अनियन सेलेक्ट कर सकता हूँ, कैप्सिकम के साथ मैं पनीर सेलेक्ट कर सकता हूँ। इस तरह से आप जब बनाना शुरू कर दोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, आप 10 नंबर ऑफ वेज में आप ऐसी 2 टॉपिंग्स को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब कौन सी टॉपिंग सिलेक्ट कर रहे हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, ये मैटर नहीं करता, बस नंबर ऑफ वेज मैटर करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आईपीएल की हमने बात करी थी, आईपीएल की ही एग्जाम्पल लेते हैं, वैसी सी जिस पे हम बात कर रहे थे। 15 प्लेयर्स में से हमें 11 सिलेक्ट करने हैं। अब ये जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ सिलेक्ट करने हैं, तो ये क्वेश्चन अपने आप में ही बता रहा है कि ये सिलेक्शन का क्वेश्चन है। इट्स नॉट अबाउट अरेंजमेंट, इट्स सिलेक्शन। हमें जस्ट सिलेक्ट करने, अरेंजमेंट वो आगे आ जाएगा। जब मेरे को मान लीजिए बैटिंग ऑर्डर के लिए प्लेयर्स को अरेंज करना है, मैं ओपनिंग बैट्समैन को 10वें नंबर पे नहीं खिलवा सकता, मतलब खिला सकते हैं, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट सेंस नहीं बनती अगर मैं ओपनिंग बैट्समैन को 11वें नंबर पे डाल दूं, तो वहां पे अरेंजमेंट मैटर करेगा। बट जस्ट अगर मेरे को सिर्फ 11 प्लेयर्स की टीम निकालनी है, तब हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ऑर्डर मैटर नहीं करेगा तो हम लगाएंगे सीधा सीधा 15C11, 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 11 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लेना जो भी आएगा, ठीक है। जस्ट आपको समझा रहा हूँ मैं कैसे करना है, सॉल्व करना इजी है। 15 फैक्टोरियल को 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल लिखोगे, और नीचे वाला 11 फैक्टोरियल इस 11 फैक्टोरियल से कट जाएगा, और यहाँ पे 15 माइनस 4 क्या है, मतलब 15 माइनस 11 क्या है, 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का 4 फैक्टोरियल ऐसे रह जाएगा। तो बस इसकी काट पीट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 गुना 3 12 2 24, तो 12 से 12 कट जाएगा 7, हाँ 15 गुना 7 गुना 13 बचेगा, जो भी इसकी मल्टीप्लिकेशन कर चल जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपको ये वाला क्वेश्चन। तो एक समरी सी लिखता हूँ मैं, जब पासवर्ड्स की बात होगी, एक मोटा मोटा सा आप दिमाग में रखो, पासवर्ड्स की बात होगी तब क्या कर रहे हैं, तब हम परम्यूटेशन कर रहे हैं, ठीक है। एक मोटा मोटा सा कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ आपके बाद में। जब सिटिंग अरेंजमेंट होगा, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आएंगे, मतलब जो मेजर क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं उसके लिए बता रहा हूँ। सिटिंग अरेंजमेंट डेफिनेटली परम्यूटेशन होगा। सिटिंग अरेंजमेंट की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो अरेंजमेंट अपने आप में, मतलब कुछ आपको उस सेंटेंस में आपको दिख गया कि अरेंजमेंट है तो परम्यूटेशन होगा, ठीक है। और मान लीजिए मेडल या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा कुछ आ जाएगा, सेंस होगा क्वेश्चन का, तो वो भी परम्यूटेशन का होगा। और क्या हो सकता है, जब मैं टीम की बात करूंगा, टीम सिलेक्ट करना है, टीम सिलेक्शन होगी, जब सिलेक्शन, अगेन सिलेक्शन अपने आप में बता रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन है। टीम सिलेक्शन की जगह आपके पास किसी पोजीशन के लिए भी आ सकता है, कि पोजीशन के लिए सिलेक्ट करना है। पोजीशन मतलब पोजीशन की जगह मैं कुछ और लिखता हूँ, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, कि आप जब हम सीटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं तब भी हम पोजीशन बोलते हैं। रैंक की नहीं, रैंक भी नहीं, क्या बोल सकते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 15 बंदे हैं आपके पास आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम में, उसमें से आपको वाइस चांसलर और चांसलर सिलेक्ट करने हैं, है ना, कुछ ऐसा बता रहा हूँ, मतलब आपको ऐसे कुछ ऐसा। चलिए मैं इसको वर्ड नहीं दे रहा क्योंकि मैं पोजीशन लिख दूंगा ना यहाँ पे, तो थोड़ा वो हो जाएगा,
हाँ, कंफ्यूजिंग हो जाएगा ये। खाने की चीज़ जैसे टॉपिंग्स की एग्जांपल मैंने ली थी, वो हो गया। जब जैसे ग्रुप सिलेक्शन करना है, ग्रुप बोल देता हूँ चलो इसको, तब भी वो कॉम्बिनेशन होगा। ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि सेंस कैसे बनेगी, कुछ ऐसी सी सेंस में ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बस आपने क्वेश्चन को पढ़ते सबसे पहले अपने आप से पूछना है कि ऑर्डर मैटर कर रहा है या नहीं। अगर आंसर इज यस, आप अपने दिमाग से पूछते हो कि भाई ऑर्डर मैटर कर रहा है, अगर आंसर है यस तो दैट इज परमुटेशन। अगर आंसर है नो तो दैट इज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। चलिए अभी मैं कुछ स्टेटमेंट्स बोलता हूँ, आप फटाफट फटाफट अपने दिमाग में आंसर करना कि भाई ये परमुटेशन है कि कॉम्बिनेशन, ऑर्डर मैटर कर रहा है या नहीं कर रहा। मान लीजिए क्लास में 5 रैंकर्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 रैंकर्स हैं, ए बी सी डी ई। इन 5 रैंकर्स में से मेरे को मॉनिटर सिलेक्ट करना है, 2 मॉनिटर सिलेक्ट करने, लेट्स से 2 मॉनिटर सिलेक्ट करने हैं। तो इज दिस परमुटेशन और कॉम्बिनेशन? अपने दिमाग में आंसर करिए, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा कि नहीं करेगा। मॉनिटर 1 मॉनिटर 2 नहीं है, बस जस्ट 2 मॉनिटर्स मेरे को सिलेक्ट करने हैं। दो मॉनिटर्स, ठीक है, परमुटेशन होगा, कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन होगा, जस्ट सिलेक्शन करनी है। ओके, अब यहीं पे मैं आपसे ये बोल दूं कि एक मॉनिटर और एक वाइस मॉनिटर सिलेक्ट करना, तब would that be combination और परमुटेशन? है ना? अब यहां पे ऑर्डर मैटर करेगा कि नहीं करेगा? मॉनिटर, स्पेलिंग गलत लिखी मैंने, मॉनिटर और वॉइस मॉनिटर, तब ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका परमुटेशन का। ठीक है, अब यही 5 में से मान लीजिए, इन 5 में से मैंने पिकनिक के लिए सिलेक्ट करने होते हैं। अब पिकनिक में तो कोई रैंकिंग नहीं होती, 2 स्टूडेंट्स मेरे को पिकनिक के पे लेके जाने हैं, तो मेरे को 2 स्टूडेंट्स सिलेक्ट करने हैं, तो क्या होता है वो कॉम्बिनेशन। सिंपल है। कार की नंबर प्लेट, मान लीजिए मेरे को आरटीओ ने बोल दिया कि आपकी कार की नंबर प्लेट पे हम 1 to 5 तक की डिजिट्स ही लिख सकते हैं और लिखनी है 3। अब कार की नंबर प्लेट बनानी है, 3 डिजिट्स लिखनी है 1 से लेके 5 के बीच में, तब ये परमुटेशन होगा, कॉम्बिनेशन होगा। ऑर्डर मैटर करेगा कि नहीं करेगा? ऑर्डर बिल्कुल मैटर करेगा, ऑर्डर मैटर करेगा तो ये परमुटेशन है। ठीक है, तो डिफरेंस मेरे को लगता है अब तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है, फॉर्मूला क्या है, लगाना कैसे है। क्वेश्चंस में करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग अब तक बन गई होगी। ठीक है, तो इस सेशन को चलो मैं अभी तक यहीं तक रखता हूँ। इसको आप, अगर आपको कहीं भी डाउट है, इसको रिवाइज करिए, रिविजिट करिए। फिर भी कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है तो पूछिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलिए इस सेशन में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हमारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और थोड़ी सी हो जाएगी। हमने बेसिक्स करे हैं, बेसिक्स के साथ अब हमें देखेंगे कि जब केसेस बनाने हैं, क्वेश्चन एकदम सिंपल नहीं आएगा जहाँ पर 5 NPR NCR लगा लो, कुछ ना कुछ केसेस आएंगे, कुछ ना कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा। तो वो जो केसेस आएंगे या फिर घुमा फिरा के जो एडिशनल स्टेटमेंट्स होंगी, उनको कैसे टैकल करना है वो हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट हैज़ टू ऑप्ट फॉर 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स फॉर अ कोर्स नेमली कॉमर्स इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स मैथमेटिक्स 1 मैथमेटिक्स 2। 5 में से 2 सब्जेक्ट्स हमें चूज करने हैं, कोर्सेज के नेम है कॉमर्स इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स मैथ्स 1 मैथ्स 2। अब कंडीशन ये है साथ में, देखो मैथमेटिक्स 2 कैन बी ऑफर्ड ओनली इफ मैथमेटिक्स 1 इज ऑल्सो ऑप्टेड। अगर तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये ना गिवन होती क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा क्या होता? 5C2। समझ में आ रहा होगा 5C2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स चूज करूँ या स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स चूज करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो 5C2 ठीक है होता। ये तब होता अगर हमारे पास ये सिचुएशन ना होती, मैथमेटिक्स 2 कैन ओनली बी ऑफर्ड इफ मैथमेटिक्स 1 इज ऑल्सो ऑप्टेड।
तो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करवाऊंगा। तो इस क्वेश्चन के दो तरीकों से आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चंस को सोचने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और कैसे आपका दिमाग करता है बेस्ट काम, उसी हिसाब से आपने चूज करनी है अपनी स्ट्रेटजी। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज हम बनाएंगे केसेस बनाएंगे। पहला केस बनाएंगे हम अपनी कंडीशन के हिसाब से। कंडीशन बोलिए मैथमेटिक्स 2 कैन ओनली बी ऑफर्ड इफ मैथमेटिक्स 1 इज आल्सो ऑप्टेड। तो मैं ये मान लूंगा कि मैंने मैथमेटिक्स 2 सिलेक्ट कर लिया। तो मैथमेटिक्स 2 सेलेक्ट किया, इसका मतलब क्या कि दूसरा सब्जेक्ट ऑब्वियसली मैथमेटिक्स 1 होगा। तो ये मेरा एक कॉम्बिनेशन हो गया। जब मैंने ये कॉम्बिनेशन बना लिया तो मैंने मैथमेटिक्स 2 को सिलेक्ट करने की सारी संभावनाएं ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर ली, क्योंकि मैथमेटिक्स 2 मैथमेटिक्स 1 के साथ ही आएगा। मैथमेटिक्स 2 और किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं आ सकता। अगर वो नहीं आ सकता, सारी की सारी संभावनाएं मैंने कैलकुलेट कर ली, तो उसको मेरे को बाकी केसेस में देखने की जरूरत भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सीधा कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स और मैथमेटिक्स 1 को देखते हुए बाकी के कॉम्बिनेशंस निकाल लूंगा। 4C2 सॉरी, क्योंकि हमें दो सब्जेक्ट्स चूज करना है। एक केस तो ये बन गया। एक केस बनाते मैंने मैथमेटिक्स 2 को एलिमिनेट कर दिया। मैथमेटिक्स 2 को एलिमिनेट करके बाकी बचे हुए केसेस क्या हो जाएंगे, 4C2, क्योंकि अब मेरे को सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन निकालने हैं। तो 4C2 क्या हो जाएगा आपका, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना। 4 NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल अगर 2 फैक्टोरियल, n माइनस r मतलब 4 माइनस 2, वो भी 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, ये 2 ऊपर काट देगा इस 2 को, तो आ गया 6। तो 6 कॉम्बिनेशन ये बने। एक हमने हमारा केस जो हमारी कंडीशन के हिसाब से बनाया था वो, तो 6 + 1 आपके कितने हो गए, 7। टोटल 7 केसेस हो गए। ठीक है, एक तरीका ये करने का इसको। दूसरा तरीका ये है कि मैंने देखा कि बिना कंडीशन के भाई 5C2 बन रहा था मेरा आंसर। तो 5C2 को जब मैं सॉल्व करूंगा ये बनेगा 10, आप करके देख लेना। ठीक है, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आपका बन जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड, हाँ 10 बन जाएगा ये। तो पर इसमें कुछ इनवैलिड कॉम्बिनेशंस भी हैं। इनवैलिड कॉम्बिनेशंस कौन से हैं, इनवैलिड कॉम्बिनेशंस वो सारे कॉम्बिनेशंस हैं जहां पे मैथमेटिक्स 2 मैथमेटिक्स 1 के अलावा किसी और सब्जेक्ट के साथ आ रहा है। जैसे मैथमेटिक्स 2 आपका इकोनॉमिक्स के साथ आ गया, मैथमेटिक्स 2 आपका स्टैट्स के साथ आ गया, मैथमेटिक्स 2 आपका कॉमर्स के साथ आ गया। तो ये 3 आपके क्या हैं, इनवैलिड कॉम्बिनेशंस हैं। इन 3 को आप क्या करो, इस टोटल को जो आपने निकाला था उसमें से सबट्रैक्ट कर दो, तो ये 7 आपका इस तरह से भी आंसर आ गया। ठीक है, तो आपने देखा होगा एक ही क्वेश्चन को करने के काफी सारे तरीके होते हैं। इस जस्ट की आपका सोचने का तरीका कैसा है, वैसे आप कर सकते हो इसको। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ए सिलेक्शन इज टू बी मेड फॉर 1 पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड 2 पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल। ठीक है, हमें एक प्रिंसिपल सिलेक्ट करना है और 2 वाइस प्रिंसिपल सिलेक्ट करने हैं। अमंगेस्ट द 6 कैंडिडेट्स, हमारे पास 6 कैंडिडेट हैं टोटल। Called for the interview, only 2 are eligible for the post of principal, while they all are eligible for the post of vice principal. तो हमारे पास 6 कैंडिडेट्स थे भाई। ठीक है, 6 कैंडिडेट्स में से हमने देखा कि 2 हमने वाइस प्रिंसिपल सेलेक्ट करने हैं, 1 हमने प्रिंसिपल सेलेक्ट करना है। अब उन 6 कैंडिडेट्स में से प्रिंसिपल की सिलेक्शन के लिए सिर्फ 2 ही, ठीक है, वैलिड थे या फिर एलिजिबल थे, पर इन 2 की सिलेक्शन के लिए 6 के 6 ही कैंडिडेट एलिजिबल थे। ठीक है, तो अब हमने पता करना कि द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ सिलेक्टीज, कितने नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं सिलेक्टीज के, अब ये पता हमने करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम काफ़ी सारे तरीके से कर सकते हैं। इसमें हम हमारा एंड और वाला लॉजिक भी रिफ्रेश करेंगे, एंड और वाला लॉजिक भी रिफ्रेश करेंगे। इसमें देखना आप कैसे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम अगर मान लीजिए प्रिंसिपल को की बात करें, प्रिंसिपल को अगर हमने सिलेक्ट करना है, प्रिंसिपल की सिलेक्शन के लिए अगर मैं आपसे बोलूं एलिजिबल कैंडिडेट्स, क्योंकि प्रिंसिपल सिलेक्ट तो एलिजिबल कैंडिडेट्स में ही से होगा ना, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर मैं प्रिंसिपल की सिलेक्शन की बात करूं तो वो 2C1 होगी। 2C1 ही होगी यहाँ पे, कि ऑर्डर का तो मतलब ही नहीं है, यहाँ पे एक ही बंदा सिलेक्ट करना है हमने। 2C1 प्रिंसिपल की सिलेक्शन 2C1 समझ में आई होगी, सिंपल है। अब बात करते हैं वाइस प्रिंसिपल की सिलेक्शन की भाई। जब हम वाइस प्रिंसिपल की सिलेक्शन की बात करेंगे तो वाइस प्रिंसिपल की भाई सिलेक्शन आउट ऑफ ऑल 6 कैंडिडेट्स हो सकती है, और हमने वाइस प्रिंसिपल सिलेक्ट कितने करने हैं, 2,
तो ये तो हो गया 2। अब यहाँ पे क्या आएगा भाई, ये देखो यहाँ पे 6C2 आएगा या 5C2 आएगा, यहाँ पे आएगा 5C2। 5C2 क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं प्रिंसिपल सेलेक्ट कर लूँगा मेरे पास इस पोस्ट की सिलेक्शन के लिए अवेलेबल कैंडिडेट्स कितने बचेंगे? 5, 6 नहीं होंगे। 6 एलिजिबल तो हैं, पर एक जैसे ही मैंने सेलेक्ट कर लिया एज ए प्रिंसिपल तो वो एक कम हो जाएगा टू बी सिलेक्टेड एज वाइस प्रिंसिपल। अब क्योंकि मेरे को प्रिंसिपल एंड दोनों वाइस प्रिंसिपल सेलेक्ट करने हैं, ऐसी कंडीशन यहाँ पे एंड और वाली सोचो, एंड है या और है, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल सेलेक्ट करना है, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से सेलेक्ट नहीं करना, तो यहाँ पे हम मार देंगे हमारा एंड के लॉजिक के हिसाब से मल्टीप्लाई। तो सिंपल है। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या आ रहा है। 2C1 आपका सिंपल है, 2C1 क्या आ जाएगा आपका 2, ठीक है। और वैसे भी सोचने वाली बात है, दो बंदे अवेलेबल हैं, दोनों में से एक सिलेक्ट करना है, तो दो ही तरीके हैं, या तो पहला बंदा सिलेक्ट हो जाएगा, दूसरा, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब 5C2 से को सॉल्व करना है, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बजाय 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 मतलब 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे फैक्टोरियल को हटा के 3 फैक्टोरियल लिख दो, 3 से फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये 2 से कटेगा 2, तो 5 गुना 2 गुना 2 कितना आ गया? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 20। तो ऑप्शन में से कोई भी 20 नहीं है, तो नन ऑफ द अबव आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी इस क्वेश्चन की। आगे चलते हैं। There are 6 persons arranged in a row. Another person has to shake hands with 3 of them, so that he should not shake hands with 2 consecutive persons. And how many distinct possible combinations can handshakes take place? देखिए ये क्वेश्चन जो है देखने में हैंडशेक्स का क्वेश्चन लग रहा है, बट एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है वो है क्या? वो है नॉन कंसेक्यूटिव सिलेक्शन का। देखिए हैंडशेक का एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। हैंडशेक का कॉन्सेप्ट था n/n-1 डिवाइड बाई 2, है ना। अगर 10 लोग हैं रूम में आपस में हैंडशेक कर रहे हैं तो 10/9 डिवाइड बाई 2 समथिंग लाइक दैट, ये था कुछ कॉन्सेप्ट। और ये चीज़ देखिए इसमें, यहाँ पे ये बोल रहा है कि 6 लोग खड़े हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6, और एक कोई बाहर से इंसान आ रहा है, वो इनमें से लोगों को सिलेक्ट कर रहा है। कितने लोगों को? 3 लोगों को सिलेक्ट कर रहा है फॉर ए हैंडशेक, और वो नॉन कंसेक्यूटिव सिलेक्शन है। मतलब अगर वो इसको सिलेक्ट कर लेता है तो इसको नहीं करेगा, इसको कर लेता है तो इसको नहीं करेगा, फिर इसको करेगा या फिर इसको करेगा, ठीक है, नॉन कंसेक्यूटिव सिलेक्शन। तो याद रखना कि दिस इज अ केस ऑफ नॉन कंसेक्यूटिव सिलेक्शन। तो नॉन कंसेक्यूटिव सिलेक्शन का मैं आपको सीधा सा फॉर्मूला बता देता हूँ। एक तो मैं आपको लॉजिक से भी करवाऊंगा इसको, इट्स नॉट जस्ट कि मैं फॉर्मूला बता दूंगा और काम खत्म। नॉन कंसेक्यूटिव सिलेक्शन का फॉर्मूला सीधा सा है n-r+1 CR, ठीक है। जैसे इस केस में अगर फॉर्मूला लगाना है, कितने लोगों में से सिलेक्ट करना है? 6 में से। कितनों को करना है? 3 को। तो 6 - 3 + 1 C3। तो 6 - 3 कितना होगा? 3 + 4 C3। 4 से 3 को सॉल्व कर लो, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 - 3 1 फैक्टोरियल, तो मतलब 1, 3 से 3 कट जाएगा, 4 आना चाहिए इसका आंसर। बात खत्म, यहाँ पे ये बात खत्म होती है। पर इसको अगर आपको लॉजिक के साथ करना, लॉजिक के साथ भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 6 लोग हैं, A B C D E एंड F। यहाँ पे मैं केस बना देता हूँ कि जो बंदा हैंडशेक कर रहा है वो लेट्स से केस 1 में A से शुरू करता है, केस सेकंड बना लेता हूँ, वो B से शुरू करेगा। जैसे मान लीजिए A से शुरू करेगा तो B को छोड़ देगा, C से करेगा, फिर D को छोड़ देगा, E से करेगा या फिर F से करेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। उसी तरह अगर B वाला केस B से शुरू करेगा, C को छोड़ना पड़ेगा, D से करेगा, E को छोड़ना पड़ेगा, F से करना पड़ेगा। क्या मैं तीसरा केस बना सकता हूँ जिसमें वो C से हैंडशेक शुरू करे? अगर वो C से हैंडशेक शुरू कर देता है, D को छोड़ेगा, E से करेगा, तो उसके बाद उसके लिए तीसरा हैंडशेक करने के लिए कोई बचेगा नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ही केस बनेंगे। अब इन केसेस में, इस A वाले केस में और B वाले केस में कितनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो निकाल लेते हैं। A से शुरू किया, B को छोड़ा, C से हैंडशेक कर लिया, D को छोड़ा, E से हैंडशेक कर लिया, एक कॉम्बिनेशन बन गया। A से शुरू किया, B को छोड़ा, C से हैंडशेक कर लिया, D को छोड़ा, E को भी छोड़ दिया, फिर F से हैंडशेक कर लिया। उसने सिर्फ ये बोला कि नॉन कंसेक्यूटिव, उसने ये नहीं बोला कि सिर्फ एक छोड़ना, उसने ये बोला नॉन कंसेक्यूटिव, तो 2 भी छोड़ सकते हैं। तो फिर क्या करते हैं, A और B और C दोनों को छोड़ देते हैं। A को हैंडशेक करके B और C दोनों को छोड़ दिया, D से हैंडशेक किया, E को छोड़ दिया, F से कर दिया। जैसे हम F तक पहुंच गए लास्ट में, तो उसके बाद हमें पता चल गया कि कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, तो B पे आ जाते हैं। B से हैंडशेक किया, C को छोड़ा, D से हैंडशेक किया, E को छोड़ा, F से हैंडशेक किया, F तक पहुंच गए, मतलब B वाले केस में भी और कोई हमारा केस नहीं बनेगा। तो देख लिए टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बने, 1 2 3 और 4। हमने कॉमन सेंस से भी किया तब भी हमारा 4 आ गया। पर ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, कभी भी आपके पास नॉन कंसेक्यूटिव
सिलेक्शन वाला भी केस आएगा तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटर्स A, B, C, D and E are arranged in such a way that there are exactly 2 letters between A and E. Such how many such arrangements are possible? ओके ओके जी, ओके चलो इसको भी नॉर्मल वे से करते हैं, फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाते। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो यूपीएससी में है ना, क्वेश्चन बड़े कॉमन सेंस वाले आते हैं, लॉजिकल से आते हैं। जरूरी नहीं आपको अगर रटा रटाया फॉर्मूला है तभी आप कर पाओगे, नहीं, अगर आप लॉजिक लगा के करोगे क्वेश्चन को तब भी आप सॉल्व कर पाओगे। इसको भी लॉजिक से ही करते हैं। हालांकि मैं हर क्वेश्चन को आपको फॉर्मूला से करा सकता हूँ, बट मैं नहीं करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपका लॉजिकल जो ब्रेन है अगर वो काम करेगा तब आप इन क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है ए बी सी डी एंड ई, हमारे पास इस तरह से ए बी सी डी एंड, चलो ये लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि ए और ई के बीच में 2 बंदे होने चाहिए, कुछ इस तरह से, ठीक है। सिर्फ ये कंडीशन है कि ए और ई के बीच में 2 लोग होने चाहिए। ये भी नहीं बोला हुआ कि ए पहले आएगा या ई पहले आएगा। तो मतलब ए 2 बंदे फिर ई फिर कोई और ये ऐसे भी हो सकता है ई फिर 2 बंदे फिर ए फिर कोई और, ठीक है। अब क्योंकि सिर्फ 2 ही बंदे होने चाहिए तो मैं पहली जगह भी छोड़ सकता हूँ और फिर 2 प्लेसेस ऐसे ई लिख सकता हूँ। उसी तरह मैं पहली जगह छोड़ के फिर ई ला दूंगा और ए फिर दो स्पेसिस फिर ए, कुछ इस तरह से 4 केसेस तो बन गए मेरे पास। 4 केसेस जैसे मैंने बना लिए, हर केस में देखो कितनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। हर केस में देखो मेरे पास 3 प्लेसेस हैं और 3 ही लोगों को मैं बिठा सकता हूँ। ए और ई को तो मैं पहले ही डिसाइड कर चुका हूँ कहाँ बिठाना है केसेस में। फिर बचे मेरे पास बी सी डी को मैं 3 प्लेसेस में कितने नंबर ऑफ वेज में अरेंज कर सकता हूँ? 3 फैक्टोरियल। 3 लोगों के लिए 3 जगह 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल यहाँ, 3 फैक्टोरियल यहाँ, 3 फैक्टोरियल यहाँ, 3 फैक्टोरियल यहाँ पे। तो 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल मतलब 4 गुना 3 फैक्टोरियल, ये आपके हो जाएंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स टोटल। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल को क्या लिखता हूँ 4 3 इंटू 2, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 हो गया आपका 24। तो 24 इज माई आंसर, ठीक है। तो लास्ट वाले में ऑप्शन लगाई थी क्या हमने? हाँ, लास्ट वाले में ऑप्शन नंबर ए थी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यूजिंग 2 2 3 3 3 एज डिजिट्स हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नंबर्स ग्रेटर देन 3 0 0 0 कैन बी फॉर्म्ड। इसको भी बड़े आराम से कर लेंगे, इजी क्वेश्चन है। इसमें भी आपको एक लॉजिक बताऊंगा, जैसे हैंडशेक्स वाले क्वेश्चन में आपको बताया था नॉन कंसेक्यूटिव वाला लॉजिक, इसमें भी एक लॉजिक बताऊंगा। तो पहले इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं। हमारे पास 3 फिक्स हो गया भाई, है ना। इस प्लेस पे तो 3 ही फिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनमें से मैं 2 तो यूज़ नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे 2 यूज़ कर लूँगा तो वो 30,000 से कम हो जाएगा नंबर। तो 3 फिक्स हो गया। अब बाकी बची 4 प्लेसेस की कहानी। इन 4 प्लेसेस पे अरेंज करके देख लेते हैं। ये मान लीजिए ये वाला 3 मैंने यहाँ यूज़ कर लिया, तो 4 ही डिजिट्स हैं मेरे पास। तो ये 2 2 3 3 ऐसे अरेंज हो सकता है, 2 3 2 3 ऐसे अरेंज हो सकता है, 2 3 3 2 ऐसे अरेंज हो सकता है, फिर 3 3 2 2 ऐसे अरेंज हो सकता है, 3 2 3 2 फिर 3 2 2 3, इस तरह से। तो कितने नंबर ऑफ केसेस बन गए? और कुछ हो सकता है क्या? 3 3 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 नंबर ऑफ आपके पास क्या बनेंगे? डिस्टिंक्ट नंबर्स बनेंगे जो ग्रेटर देन होंगे 30,000। और ये हमने नंबर भी निकाल लिया। पर इस क्वेश्चन को अगर आपको फॉर्मूला से करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो जैसे ही आपने ये चीज़ डिसाइड करी, आपको पता चल गया कि आपको 4 प्लेसेस के लिए डिजिट्स को अरेंज करना है, ठीक है। 4 प्लेसेस के लिए डिजिट्स को अरेंज करना है और हमारे पास अवेलेबल डिजिट्स कितनी है? वो भी 4 ही हैं। तो 4 फैक्टोरियल, 4 चीज़ों को 4 जगहों पे अरेंज करना है। 4 फैक्टोरियल आ गया आपका सीधा सीधा आंसर। पर क्या 4 फैक्टोरियल आंसर होगा? डायरेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, जिन 4 चीज़ों को आपने अरेंज करना है उनमें रिपीटिशन है। तो जो भी रिपीटेशन होगी आपको उसके साथ, उसके फैक्टोरियल के साथ डिवाइड कर देना है। जैसे 2 को देखूं मैं, 2 कितनी बार रिपीट हुआ? 2 बार, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 3 कितनी बार रिपीट हुआ? 2 बार, तो उसके लिए भी 2 फैक्टोरियल, ठीक है। जितनी रिपीटेशन हुई, जो रिपीटेशन हुआ वो नहीं, जितनी बार रिपीटेशन हुआ, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये भी 6 आएगा आपका। तो आपने इस तरह से भी निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को। रिपीटेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको एक और समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए A B C D E F ऐसा कुछ है आपके पास, ठीक है। आपको इन अल्फ़ाबेट्स को
मान लीजिए 8 प्लेसेस पे अरेंज करना है, तो 8 अल्फ़ाबेट्स हैं, 8 प्लेसेस हैं, तो 8 फैक्टोरियल। पर क्योंकि अल्फ़ाबेट्स में आपस में रिपीटेशन है, जैसे ई 2 बार रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल, एफ भी 2 बार रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करोगे, जहाँ पे रिपीटेशन होगी आपने जितनी रिपीटेशन है उसके साथ, उसके फैक्टोरियल के साथ उसको डिवाइड कर देना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ए बी बी सी डी ई एफ, कुछ इस तरह से ए बी बी सी ऐसे। तो इसको आपको अरेंज करना है 4 3 7 3 10 जगहों पे, तो 10 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 अल्फ़ाबेट्स हैं, 10 प्लेसेस है, तो 10 फैक्टोरियल। पर क्योंकि रिपीटेशन की वजह से मेरे को इसको कम करना पड़ेगा, है ना। रिपीटेशन की वजह से कम क्यों करना पड़ेगा वो आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो जब मैं 10 फैक्टोरियल लिखूंगा ना, इसमें सारे अरेंजमेंट्स देख लूंगा, मैं सारे अरेंजमेंट्स देख लूंगा। पर अगर मैं इस पर ध्यान दूँ, ये वाला ए अगर इस तरफ आ जाएगा और ये वाला ए अगर उस तरफ चला जाएगा, तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, द सेम थिंग। तो वैसे वो वाले केसेस मेरे को निकालने हैं, वो केसेस निकालने के लिए क्या करूंगा, रिपीटेशन के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा। ए कितनी बार दिख रहा है मेरे को 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल। बी कितनी बार दिख रहा है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। सी कितनी बार दिख रहा है मेरे को 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। तो इस तरह से इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, तो ऐसे मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट हमने एक अलग से सीखा, कौन सा, रिपीटेशन वाला। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा तेज चल रहा हूँ क्योंकि मेरे को इस सेशन को जल्दी खत्म करना है और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर करने हैं। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि दूसरे या तीसरे क्वेश्चन से मैंने स्पीड पकड़ ली, पहले मैं आराम से करा रहा था। वन नॉन जीरो डिजिट, वन वोवल, वन कॉन्सोनेंट फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट इन कैपिटल, ओके, आर टू बी यूज्ड इन कैपिटल का वैसे यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता, टू बी यूज्ड इन फॉर्मिंग पासवर्ड सच दैट ईच पासवर्ड हैज़ टू स्टार्ट विद द वॉवल एंड एंड विद द कॉन्सोनेंट। वॉवल और कॉन्सोनेंट आपको पता होगा क्या क्या होते हैं, नहीं पता तो गूगल करिए, पता होना चाहिए। वॉवल होते हैं हमारे पास 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, और कॉन्सोनेंट होते हैं 21। और उसने बोला है नॉन जीरो डिजिट यूज़ करना है हमने, तो नॉन जीरो डिजिट की बात करूँगा तो 1 to 9, तो टोटल हमारे पास 9 डिजिट्स हो गए। पासवर्ड हमने कैसे बनाना है, पासवर्ड हमने बनाना है एक वॉवल, एक कॉन्सोनेंट और एक डिजिट से। और पासवर्ड की कंडीशन क्या है कि पहले वॉवल होना चाहिए, ठीक है, लास्ट में कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और बचा क्या डिजिट, तो डिजिट होनी चाहिए बीच में। सिंपल सा क्वेश्चन है। कितने नंबर ऑफ वॉवल्स अवेलेबल है यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए 5, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल है यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए 9, और कितने नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स अवेलेबल है यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए 21। तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो और देख लो आंसर क्या होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो 21 गुना 5 गुना 9 अगर मैं करूँ, तो 21 गुना 9 एकम 9 9 18, 189 इंटू 5, तो 1890/2, 945 होना चाहिए इसका आंसर, 945। तो कोई ऑप्शन नहीं है भाई, तो ऑप्शंस मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ हो गई, तो इसका आंसर होना चाहिए 945। ठीक है, आंसर इज 945। पीछे हमने देखा गया, पीछे वाले में आंसर था 6145, यहाँ भी ऑप्शंस नहीं थी। आई थिंक ऑप्शंस टाइप करने में कुछ गलती हुई है, यहाँ पे आंसर था 6, पीछे वाले में 24। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शंस टाइप करने में मेरे ख्याल से कोई गलती होगी, मैं करा रहा हूँ, तो सोल्यूशन तो सही होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ न्यूमेरिक लॉक व्हिच हैज अ 3-digit पिन, द पिन कंटेन्स डिजिट्स 1 to 7, देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, the digits in the pin from the left to right are in decreasing order, okay, any 2 digits in the pin differ by at least 2, how many maximum attempts does one need to find out the pin with certainty। कि हमारे पास पिन है, 3 डिजिट पिन है, 3 डिजिट पिन है, और कंडीशंस क्या है, पिन के पास, पिन में जो डिजिट्स हैं वो 1 to 7 ही है, ठीक है, टोटल 7 डिजिट्स हैं। देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, तो पिन में जो है डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही। लेफ्ट टू राइट जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब यहाँ से लेके उस तरफ को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे बड़ा होगा, फिर छोटा डिजिट। एनी 2 डिजिट्स इन द पिन डिफर बाय एटलीस्ट 2, तो जो हमारे पास जो डिजिट्स हैं, जो कंसेक्यूटिव डिजिट्स हैं, या फिर कोई भी डिजिट्स हैं, जैसे मान लीजिए इस और इसके और इसके डिफरेंस को मैं देखूं तो एटलीस्ट 2 का डिफरेंस होगा। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 7 सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को 5 या उससे छोटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। और नेक्स्ट के लिए जैसे ही मान लीजिए मैं यहाँ पे लेट्स से मैंने 5 सिलेक्ट कर लिया, तो अगले के लिए फिर मेरे को 3 या 3 से कम सिलेक्ट करना पड़ेगा। वैसे जैसे ही आपने ये चीज़ समझी ना, और आपका आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, जैसे 7 सिलेक्ट कर लिया, 1 फिर आ गया 5, और यहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट कर सकता हूँ, 3, 2 या 1, है ना, तो यहाँ पे 3 केस बन गए। ठीक है, 7 के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, 4 भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने 4 सिलेक्ट कर लिया, फिर 2 और 1। 7 के साथ यहाँ पे मैं 3 सिलेक्ट कर सकता हूँ, फिर जैसे मैंने यहाँ पे 3 सिलेक्ट कर लिया,
दो का डिफरेंस होना चाहिए एटलीस्ट, तो यहाँ पे एक, तो 3 केस यहाँ बने, 2 केस यहाँ बने, 1 केस यहाँ बना, ये हो गया। मान लीजिए 7 के अलावा मैं यहाँ पे कर लेता 6 सेलेक्ट। जैसे ही मैंने 6 सेलेक्ट किया, दो एटलीस्ट कम से कम 2 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 4 सेलेक्ट कर सकता हूँ। 4 सेलेक्ट कर लिया तो मैंने यहाँ पे 2 या 1 सेलेक्ट कर सकता हूँ। 6 के बाद अगर मैं यहाँ पे 3 सेलेक्ट कर लेता तो 1 ही सेलेक्ट कर सकता था, मतलब यहाँ पे 2 केस बने और यहाँ पे 1 केस बना। 6 के साथ क्या 2 सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे? नहीं, 2 नहीं सेलेक्ट कर सकता, क्योंकि 2 फिर लास्ट डिजिट के लिए मेरे पास सिलेक्शन के लिए कुछ नहीं बचता, क्योंकि डिफरेंस मेरे पास एटलीस्ट 2 चाहिए। ठीक है, ओके, ये भी हमारा कवर हो गया। मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 सेलेक्ट कर लेता हूँ। 5 सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे मेरे को एटलीस्ट 3 तो सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, 3 या 2 सेलेक्ट कर सकता हूँ, उससे बड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि जो डिफरेंस है कम से कम क्या होना चाहिए, डिफरेंस हमारा कम से कम 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए सिर्फ 1 बचता है, तो 5 के साथ अगर मैं 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो इसका बना 1 केस। तो टोटल केस देख लो कितने हो गए आपके, 3, 2, 5 और 6, 7, 8, 9 और 1, 10। टोटल बने आपके 10 केस। 10 केस बने, हाँ 10 केस बने भाई। ओ 10 तो ऑप्शन नहीं है, क्या गलती करी कोई यहाँ पे? गलती तो नहीं हो सकती भाई, बड़े नॉर्मल तरीके से हमने करा है। 7 के बाद 5, 5, 3, 2, 1, बिल्कुल 3 केस बनते हैं। 7 के बाद 4, 4 के बाद 2 और 1, 7 के बाद 3, 3 के बाद 1, ठीक है। तो यहाँ पे 3 केस बने, यहाँ पे 2 केस बने, यहाँ पे 1 केस बना, 3, 4, 5, 6, 6, यहाँ पे 6 के बाद 4, 4 के बाद 2 या 1, 2 केस बने। तो 7, 8, 9 और 10, जी बिल्कुल 10 बन रहे हैं। तो ठीक है, इसका आंसर 10 होना चाहिए। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसमें ऑप्शंस में, या तो इसको करने का एक और तरीका देखते हैं। जैसे हमने नॉन कंसेक्यूटिव वाला केस किया था, मैंने आपको नॉन कंसेक्यूटिव वाला केस कराया था, याद होगा आपको, जिसमें सीधा सीधा हमने फॉर्मूला लिखा था n-r+1 CR। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा सही है, ध्यान देना। 7 के बाद 5 सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं, डिफरेंस 2 होने का मतलब यही तो है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 है। 7 के बाद मैं 5 सेलेक्ट कर सकता हूँ, 5 के बाद मैं 3 सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ वही हो गया ना नॉन कंसेक्यूटिव वाला। 2 का डिफरेंस होने का मतलब ये है कि आपने नॉन कंसेक्यूटिव चीज़ ही सेलेक्ट करनी है। अगर वो ही चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है तो अब ये फॉर्मूला इधर भी, ये वाले इसमें भी फॉर्मूला लगा सकते हो। n है 7 माइनस r है 3 प्लस 1 C3, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 4, 5, 5C3, 5C3 आप देखोगे तो वो भी आपका 10 आएगा। ठीक है, दिस इज अनदर वे टू सॉल्व इट। तो ठीक है, यहीं तक रखते हैं इस सेशन को। थैंक यू।